पेपर बदल बदल के दीजिए दोनों सबको। पेपर एक अपना पेपर कोई नहीं चेक करेगा। चेक करो, मान लो अपना है पेपर चेक करो, उसमें हमको क्या दिक्कत है? टॉप करिए लोग यहाँ पर तो उससे कौन मिल जाएगा। 10-20 लोगों के बीच तुम्हारा अच्छा बच जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया विद्यार्थी हैं ये, उससे क्या होगा? रिजल्ट दे देंगे क्या? कोई बात नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अपना यूट्यूब वाला डायलॉग मार लेते हैं। और आप लोग को मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारी क्लास जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं, सुनो मेरी बात पहले ध्यान से, कोई बीच में बातचीत मत करिए, बहुत काम की बात करने जा रहा हूं। अच्छा चेक कर दीजिए किसी का आप। ए भाई, अरे महादेव जी आप चेक कर दीजिए किसी का कॉपी। दिक्कत क्या है? आप ईमानदार आदमी, आपकी ईमानदारी पर मुझे भरोसा है। सुनिए मेरी बात, सुनो पहले तुम लोग। हम हमेशा बोलते हैं आप लोगों को कि जो पढ़ा रहे हैं, कभी भाई बात नहीं प्लीज, हम मना करें फिर भी बतियाए जा रहे हो, पता नहीं कौन सा हम। ए भाई जल्दी से दे के हट जाओ तुम। जिसको अपना को भी मिल जाए, अपनी ईमानदारी पर उसको छोड़ दो। अपनी ईमानदारी पर छोड़ दो, बढ़ा लेगा नंबर तो बढ़ा लेगा, अपने जाएगा हवा खाने। हाँ, इसमें हमारा क्या है? यहाँ टॉप करना है। जो लड़का रिजल्ट लेके आएगा असली हीरो तो वही ना कहलाएगा। यहाँ हीरो बनने से कौन सी होना है? अगर बेईमानी से हीरो बन गए तो उससे क्या मतलब है? अगर रियल में हीरो बन रहे हो तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले हफ्ते 2 टेस्ट हमने ले लिया, हो गया ना। अब बाकी जो घट मिलवा रहे, रुको ना, कहे इतना हबड़ा रहे हो? गर्मी लग रहा है, इस पंखा घुमा दे यार, घूमेगा टूट न जाए। फिक्स है, बिगड़ा हुआ कहो, ये बिगड़ा हुआ है। हमारे पास बिगड़ा हुआ पंखा लगाया हुआ है। इधर दे दीजिए इन लोगों को बीच में। सुनो भाई, अब बैठ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट घोषणा कर रहा हूं। शर्मा जी, पांडे जी बैठ जाइए। हाँ ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि हमेशा बोलते हैं हम कि हम ये नहीं कहते कि आप हमारे क्लास को पढ़िए उसके बाद ही रिजल्ट होगा, मेरी क्लास के बाद, मेरे नोट्स के बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ। हमेशा बोलता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। क्या एक्स्ट्रा हो गया क्या? हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो फ्राइडे को जो टेस्ट लिया था उसी का डिस्कशन है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को ये बोलता हूँ कि साइड से भी पढ़ते रहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना हासिल करेंगे उतना फ़ायदेमंद है। लेकिन जो हम जितना पढ़ाते हैं वो बहुत उपयुक्त पढ़ाते हैं, उतने में से सवाल प्रीलिम में हर जगह आता है। अगर आप ठीक से हमारे लेक्चर को सुनते होंगे, पूरी बात हमारी समझते होंगे, तो जो यूपीएससी बीपीएससी का प्रीवियस पेपर है उसको आप जाके देखिए। ऐसा भी नहीं कि मैं उस प्रीवियस पेपर को पढ़ के आता हूँ तब पढ़ाता हूँ कि ताकि सब चीज़ शामिल कर लूँ और आपको दावा कर सकूँ कि मेरा में पढ़ाया में से आता है। ऐसा नहीं है। ऐसा है तो आप कल संडे था ना, कल पेपर हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, और आप हमारे पास अभी इंडिया का ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं। कुछ लोग हैं जो पढ़े हैं, 1-2 लोग, बाकी अधिकांश लोग मिशन 50 वाले सारे लोग हमसे ज्योग्राफी सिर्फ वर्ल्ड का पढ़े हैं, और वर्ल्ड में भी पूरा नहीं पढ़े हैं। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़े, भूआकृति विज्ञान और समंदर विज्ञान, उस बीच में हम कुछ डिस्कस करवाए। तो आप जाके पेपर देखिए, प्रीवियस कल का जो पेपर आया है, आप कहेंगे सर हो सकता है प्रीवियस पेपर आप पढ़ के आते होंगे, उसके बाद पढ़ाते होंगे, तो वो चीज़ पढ़ा देंगे तो फिर तो जाके देखेंगे तो मिलेगा ही हमको। तो कल हम जो पेपर हुआ है उसको आप लाइए अपने पास, कल का पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। और हम पेपर डिस्कशन देख रहे थे,
डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो एक यूट्यूब चैनल वाले उसको लाए हुए थे। हाँ तो अब आ गया, तो मेरा लाइव पेपर लाए हैं, तो क्या आप तो दिए हैं पेपर, क्या कैसा रहा पेपर आपका? ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन काम आया मेरा? मैं जो पढ़ा, देखिए साहब आप, हम वैसे दावा नहीं करते, निकाल लीजिए इसको, निकाल लीजिए। हम दावा वैसे नहीं करते भाई, हम हवाई दावे में विश्वास नहीं रखते, हम ठोस दावे में विश्वास रखते हैं। आप जो है ज्योग्राफी के अगर मान लीजिए कि 30 सवाल आए हैं, 30 या 35 सवाल, इससे कम नहीं है, उसमें से मान के चलिए कि जितना आप पढ़े हैं, आपको 20 से ऊपर सवाल आपके बने होंगे क्लासरूम से। आप देख लीजिए पेपर जो आया है, पेपर में लगता है कि हल्दी उल्दी सब लगा दें, नाश्ता ले गए, लग गया। कौन सा है? डी सीरीज है। हाँ पेपर, हम पॉलिटी डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे, हम पॉलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपका आंसर मिलवाएंगे जब इसको हम थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर भी जो हम पढ़ाते हैं वहाँ यूट्यूब में, जो हम करंट पढ़ाते हैं डेली, डायरेक्ट वहाँ से सवाल सारे हैं, सारे सवाल, चाहे जैविक केंद्र खोलने की बात हो या फिर भावनगर वाला क्वेश्चन हो, जामनगर वाला, बहुत सारे जो हम सीधे सीधे जो मैंने वहाँ करवाया, यहाँ पूछा हुआ था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई सुनो इधर बातचीत, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। 2 दिन पहले पढ़ाया हूं ना, तो 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, तो कौन सा कथन सही है? तो गलत हो गया ही। दूसरा, बेंगुला जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, तो बेंगुला ठंडी है लेकिन अटलांटिक महासागर की है। महासागरीय लवणता कर्क से मकर रेखा के बीच ज्यादा होता है, ये तो टेस्ट में भी था क्वेश्चन। और ज्यादा अधिकतम होती है यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो, तो लघु ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार आता है, तो इसका मतलब सी सही है। तो जो क्वेश्चन हमको मिला है, हमने देखा है कि मेरे 90% क्वेश्चन जितना अभी 2 ही क्लास टॉपिक लिया हूँ और आ गया है। तो हमेशा बोलते हैं कि एक बार, क्योंकि मेरा एक, अब अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर मेरा एक एक्सपीरियंस है कि अब माँ सरस्वती की कृपा भी कहिए कि बीपीएससी भी हमारी सुन लेती है और यूपीपीसीएस भी सब सुन ले रहा है। हाँ सुन लेता है। तो और ये लोग कहते हैं सर पता नहीं आपको पिछले बार 107 क्वेश्चन लोग बोला कि डिस्कशन और मिला के लड़ गया आपका, 67वीं में बोला लोग। तो हमको कई लोग बोले कि सर बातचीत होता है क्या योग के मेंबर से पहले ही निकलवा ली होंगे आप, फिर उसी तरह सीरीज करवाए होंगे। ऐसा नहीं है, हम हमेशा बोलते हैं कि प्रीवियस पेपर पर कमांड रखिए, प्रीवियस पेपर पर आप लोग कमांड रखिए। पहला काम, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे हम हो या पॉलिटी वाले सर हो या साइंस वाले सर हो, हर टीचर अपने लाइफ में कई फेल देखा है, कई पास देखा है, कई एग्जाम दिया है, उसको पता है कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बात वो जरूर लिखवाता है हर टीचर। तो टीचर की कॉपी को तो एकदम मैंने घोल कर पी जाइए, आप जहाँ से पूछो उसमें से प्रीवियस पेपर आपके ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ साइड है, यूट्यूब पे जाना, इस पे जाना है आपको, गूगल पे जाना है, डालना है MCQ क्वेश्चंस, तो कई सारे साइड वाले डाले रहते हैं क्वेश्चन, उसको भी निकाल के क्या कर जाना है, पढ़ जाना है। जितना MCQ आप लगा सकते हैं लगाइए, मतलब आप डेली नियम बना लीजिए कि 150-200 MCQ हमको करना है तो करना है, कुछ भी करना है, क्या कर उसमें भार है जी, पीछे से आंसर देके पहले टिक कर लो, उसके बाद पढ़ जाओ खाली 2-3 बार। मतलब आपको प्रीवियस पेपर का टेस्ट नहीं लगाना है, प्रीवियस पेपर का आंसर टिक करके रट जाना है। डेली 200 क्वेश्चन, मतलब कम से कम 100 क्वेश्चन तो जरूर, अगर 200 क्वेश्चन हो जाए तो अच्छी बात है। टीचर की कॉपी याद होना चाहिए, और जो टॉपिक आपको कमजोर लगता है कि हमारा इस टॉपिक में कम नंबर, जैसे मैं कभी एग्जाम देता हूँ ना, तो आज भी देखिए मेरा साइंस अच्छा है, मैं फिजिक्स ऑनर्स हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बायोलॉजी वाले सेक्शन में मैं फंस जाता हूँ। मैंने फंसने का मतलब कि कुछ मैंने उतना भी ज़्यादा, जिस मानी 30 क्वेश्चन साइंस का आया, तो हिस्ट्री में हम गलती कर रहे हैं मात्र 1 क्वेश्चन, तो बायोलॉजी में 3 क्वेश्चन गलती करते हैं। वैसा भी गलती नहीं करती कि मैंने बल्क में गलती करने वाली बात नहीं, मैंने कंपेरेटिवली हमारा साइंस में क्वेश्चन ज़्यादा गलती होता है 1-2 पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की तुलना में। तो हमको पता है कि मुझे साइंस पे काम कर रही थी, मैं तैयारी अब करूं तो साइंस में मुझे काम करना मुझे पता है। वैसे आपको भी पता होगा कि कौन सा सेक्शन है जहां मेरा क्वेश्चन ज़्यादा गलती होता है, तो उस सेक्शन को टाइम ना रहे तो आदमी को ही करना चाहिए कि जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कर लेना चाहिए। टाइम नहीं है तो, और टाइम है 3-4 महीने,
तो आपका जो वीक सेक्शन है उसको पहचान लीजिए। कभी कभी होता है कि पूरा चैप्टर, पूरा विषय वीक नहीं होता, विषय का कुछ चैप्टर वीक होता है, तो चैप्टर का नाम डायरी में नोट कीजिए और अच्छी से अच्छी किताबों को लेकर, या आजकल इंटरनेट पर सब कुछ गूगल में डालिए, उसके बारे में डिटेल खोल के कई सारे साइट आ जाता है। जैसे भी हो उस चैप्टर को इतनी बार पढ़िए कि वहाँ से क्वेश्चन कम से कम गलती हो। 69वीं के लिए आप लोग अभी से स्ट्रेटजी बनाइए, और जीएस को जब आप पढ़िए तो उसको डिटेल ही पढ़िए। जैसे इस बार मेंस में देखा आपने कि नील विद्रोह पूछ लिया, नील विद्रोह कभी भी पीएससी में नहीं पूछा, कभी कोई संभावना भी नहीं था कि पूछेगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम पूछ लिया, जो कि कभी अधिनियम से आज तक क्वेश्चन नहीं बीपीएससी ने पूछा है। तो यानी कि अब प्रीलिम के लिए भी पढ़ते से पूछ लेगा अगली बार कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्य का, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए कार्य, ऐसा पूछ सकता है वो। तो आप जब पढ़िए ना प्रीलिम के लिए तो उसको भी डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मतलब आप उसको ऐसे मत कि चलो पीटी के लिए तो कुछ फैक्ट याद हो गया वाली बात नहीं, ठीक से, मैंने जो भी पढ़ना है ठीक। करंट अफेयर में पूछा, स्काउट एंड गाइड जम्बूरी, ये हमने डिटेल तो नहीं करवाया लेकिन लाइव में करवाया। कहाँ इसका आयोजन हुआ, राष्ट्रपति ने हाल ही तो 5-7 मेंस होने के 5-7 दिन पहले, लेकिन हाँ खाली मैंने प्लेस बताया, उसके अंदर क्या क्या हुआ हमने नहीं बताया। तो आपको अब क्या करना है कि हर करंट को भी आपको क्या करना है, अंदर जाके पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लिख दें। तो थोड़ा मेहनत अब तो अच्छी बात नहीं है जी कि प्रीलिम के लिए हम अच्छे से पढ़ेंगे अगर, तो प्रीलिम में ही हमारा मेंस का मैक्सिमम पार्ट तैयार हो जाएगा, ये तो और अच्छा बात हो गया। और कम से कम फांकी मारने वाला बच्चा भी 1 महीना में बीपीएससी को रट के प्रीवियस पेपर और बीपीएससी में एसडीएम बन जाता था। अब ये तो नहीं ना होगा कि 1 महीना वाला बच्चा आके नया रेलवे वाला बच्चा पीटी क्वालिफाई कर गया और 2 महीना में वो भी प्रीवियस पेपर रट के जाके एसडीएम और डीएसपी बन गया। वो आपके साथ फाइट अब रेलवे एसएससी वाला तो करेगा नहीं। तो एक तरह से भीड़ भी कम हो गया, डर भी कम हो गया, जो पढ़ेगा वही करेगा। तो बात अच्छा है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि अच्छाई है कि कम से कम इस तरह का सिलेबस अब आ गया कि जो इसकी तैयारी करेगा वो उसी का सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि 1.5-2 महीना में कोई घोल के पिला देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अब पॉसिबल नहीं है। खाली डीआई हटा देगा ना, थोड़ा सा एक टॉपिक इसमें जो डीआई लगा है ना, डीआई जो है वो ठीक है नंबर उठाने के लिए अच्छा है, लेकिन डीआई भी हट जाएगा अगर तो थोड़ा सा प्लेग्राउंड बराबर हो जाएगा। अभी भी प्लेग्राउंड बराबर नहीं है। विषय हटाने से क्या होता था कि किसी विषय में ज़्यादा मार्क्स, किसी विषय में कम मार्क्स, तो ये तो चलो हो गया अंत इसका, निबंध हो गया सबके जगह पे। कोई व्यक्ति साइंस बैकग्राउंड से है तो फिजिक्स में और ऑप्शनल रखा तो उसको आ गया पूरा 200 मार्क्स, 250 मार्क्स। अब बेचारा हिंदी लिटरेचर हिस्ट्री वाले को 170 लाने में हालत खराब है। तो ये कम से कम चलो हो गया। अब क्या है, अभी भी प्लेग्राउंड बराबर नहीं है। अभी भी जिसका मैथ बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, वो बेहतर करेगा डीआई बेहतर करेगा। जो बेचारा मैट्रिक में ही मैथ छोड़ दिया उसका डीआई उतना बेहतर नहीं होगा, थोड़ा ट्विस्ट पूछ लिया तो और बेहतर नहीं होगा। इसलिए अभी डीआई को इनको क्या करना चाहिए कि हर आयोग ने डीआई हटा दिया, कोई किसी आयोग में डीआई नहीं, अकेला बीपीएससी में है, डीआई इनको हटा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एकदम बिल्कुल बराबर प्लेग्राउंड रहेगा। आइए खेलिए, अब कितना ताकत है, ये होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आयोग करेगा जो करेगा। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है और हम इसलिए खुश हैं कि जो हम पढ़ाए हैं, शिव समुद्रम पूछ लिया कि शिव समुद्रम क्या है, जल विद्युत और उसके लिए है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए है। हाँ क्या है, करंट का पूछा था, ऑप्शन देता है तो उसके हिसाब से ये था। और ये ईशा शासन तुम नहीं करवाए थे, लेकिन वो जम्बू ग्राउंड वाले में मैगजीन दिया था, वो तो मैगजीन तो बढ़िया से बढ़िया सब में मिल जाएगा, क्रॉनिकल में मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड दिया था तो उसकी ओह तो बढ़िया है फिर, यहीं क्या अच्छा है ना, सही। चलिए हो गया भाई, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी काम। ये सब क्या है जो बताया, समझ में आया? अब डिटेल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। 150-200 एमसी के ऊपर फोकस रखना है, ताकि पीटी निकलबे नहीं करेगा तो मेंस कैसे दीजिएगा। पीटी निकलना जरूरी है, तो इसलिए एमसीक्यू खूब लगाइए। करंट के लिए 1-2 घंटा रोज निकालिए, और बाकी एनसीईआरटी वगैरह जो पढ़ते रहिए अच्छे से। बाकी हमारी शुभकामना तो आपके साथ है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर सब जानते होंगे, सिंगापुर काफी निकट है। चला लें इसको, थोड़ा सा आवाज आएगा हड़ का, चला लेते हैं। देखिए थोड़ा सा अंधड़ वाला आवाज आ जाएगा। सिंगापुर आपको पता है 100% नगरीकरण वाला शहर है। ये भी नोट कर लीजिए बगल में, सिंगापुर 100%, कॉपी अपना रखे रहिएगा, नगरीकरण है। यहाँ कई ऐसे दुनिया में जगह है जहाँ 100% नगरीकरण है।
मतलब अर्बनाइजेशन, 100% अर्बनाइजेशन है वहाँ। हम दोनों भाषा बोलेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। क्योंकि किसी को प्रॉब्लम था, कहीं से कंप्लेन आया था कि सर जो है ना, अब देखिए यहाँ पर बाइलिंगुअल बच्चे बैठे हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों वाले, तो उनका प्रॉब्लम ये था, जो कंप्लेन आया था कि सर हिंदी में बोल के पढ़ाते हैं, तो कंप्लीट अगर अंग्रेजी में बोल के हम समझाने लगे, पढ़ाने लगे, तो उससे चूँकि बिहार है ये, यहाँ 80% बच्चा तो हिंदी मीडियम का बैठा हुआ है। नहीं तो कोई कहीं से कंप्लेन हमारे पास, हम नहीं पता कहाँ से कंप्लेन आया था, गार्जियन लेवल से कंप्लेन आया कि हमारा बच्चा एडमिशन लिया था कि कंप्लीट ऐसा मास्टर चाहिए जो धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोल के हमको पढ़ाए। अब धारा प्रवाह अंग्रेजी वाला तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम इतना तो जरूर कहेंगे, अभी तक के बच्चा ये बताओ कि अंग्रेजी हिंदी में मैं जब पढ़ाया हूँ, लिखाया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्लास में किसी को दिक्कत हुआ होगा। इंग्लिश हिंदी को लेकर दोनों भाषा में हम लिखवाते हैं। आप तो कंप्लीट अंग्रेजी वाले हैं, उधर वो पीछे बैठे हैं वो भी अंग्रेजी वाले हैं। मुझे लगता है कि इस क्लास में अंग्रेजी हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अब धारा प्रवाह अंग्रेजी कहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप देख लीजिए कहीं जहाँ पर धारा प्रवाह अंग्रेजी वाला मास्टर मिल जाए तो लिखिए। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर हिंदी वालों को दिक्कत हो जाएगा कि सर हिंदी, पता चला कि अंग्रेजी में एक बार समझाए, फिर एक बार हिंदी में समझाए, पता चलेगा कि चैप्टर 4-4 दिन जा रहा है। और इतना भी आपको समझ नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि भैया नदी मिट्टी काट के लाती है, तो मिट्टी के बारे में नहीं जानते आप, सॉइल जानते हैं? कौन कौन ऐसा जो मिट्टी नहीं जानता? सॉइल जानता है डायरेक्ट, मिट्टी उसको पता नहीं है, पहली बार जिंदगी में सुन रहा है मिट्टी काट के लाती है मिट्टी, तो काटना नहीं समझते हो कौन कौन? किसको किसको पता है कि इरोजन, आज तक इरोजन पढ़े हो जिंदगी में? अरे ऐसा भी अंग्रेज नहीं बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से, भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस कंट्री से इक्वेटर पास नहीं करती? विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री कहाँ से पास नहीं करती? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। एकदम क्लियर क्वेश्चन तो था भाई, भूमध्य रेखा कहाँ से पार नहीं करती? पूरे उत्तर अमेरिका में कहीं से भूमध्य रेखा पास, उत्तर अमेरिका में कहीं से भी, और उत्तर अमेरिका में जितने देश हैं, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, पनामा, बेलीज, यूएसए, कनाडा, कहीं से भी इक्वेटर पास नहीं करती। तो भाई मैक्सिको उत्तर अमेरिका के, मैक्सिको आ गया तो कल क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया था। हमारे कोई पुराने विद्यार्थी हो तो इसमें कौन कौन ऐसा है जिसको हमने बताया था, या यूट्यूब में चाहे कहीं भी, कि यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा रायो ग्रैंडी नदी बनाती है। मैंने क्लास में बताया हूँ, क्लास में बताया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। तो भैया भरोसा करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आएगा, बस जितना पढ़ा रहा हूं उस पर आपको कायम रखना है। मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? देखिए इसमें दिया भौगोलिक रेखा जाल, लेकिन हम लोग क्या बताते थे? ग्रिड। क्या बोले थे? ग्रिड बोले थे। हाँ, सी हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट आर द इंटरसेक्टिंग लाइन फाउंड ऑन द मैप एंड ग्लोब कॉल्ड? ग्लोब के ऊपर जो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल लाइन, भौगोलिक रेखा जाल। ये भी क्वेश्चन बताया हूँ। 49 डिग्री अक्षांश किस, जब बताते हैं हम कि यूएस से मैक्सिको के बीच बाउंड्री रायो ग्रैंडी नदी बनाती है, तो उसी वक्त हम चर्चा करते हैं कि 49 डिग्री यूएस और कनाडा के बीच बाउंड्री बनाती है। और उसी समय हम चर्चा करते हैं कि भैया 38 डिग्री नॉर्थ पैरेलल जो है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की बाउंड्री बनाती है। 17 डिग्री साउथ पैरेलल जो है उत्तर वियतनाम दक्षिण वियतनाम की बाउंड्री बनाता है। 10 डिग्री अंडमान निकोबार की बाउंड्री बनाता है। 9 डिग्री मैंने बताया है हमेशा कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच बाउंड्री बनाता है। और 8 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, मिनिकॉय और मालदीव के बीच बाउंड्री बनाता है। एक बार में ही सब हम बोल जाते हैं, हर बार जहां भी बोला हूं। तो याद रखिए, कहने की क्वेश्चन आता है। तो अमेरिका और कनाडा, अमेरिका कनाडा के बीच सीमा रेखा कौन बनाती है? थोड़ा धीमे चल रहा हूं, लेकिन चीजों को बताते चल रहा हूं। अच्छी बात है, या फिर फटाफट मिलवा दे, पहला का है दूसरा का भी थोड़ा डिस्कशन जरूरी है। भैया अमेरिका और कनाडा के बीच बाउंड्री बनाती है, ठीक है। और रायो ग्रैंडी नदी अमेरिका और मैक्सिको, रायो ग्रैंडी नदी में अमेरिका और मैक्सिको। हो गया? क्या ज्यादा आवाज है क्या जी? अच्छा, मेरा आप बोल थोड़ा धीरे नहीं बोल पाता हूँ। अच्छा, धीरे बोलता हूँ। अब सही है? सही है ऐसे? अच्छा है। अब तो कर्ण कटु भाषा नहीं लग रहा है। आगे आओ। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, बताइए। बताया हूं प्रशांत महासागर से गुजरती है। सही हो गया। पृथ्वी की भूमध्य रेखा, ये मैंने नहीं लिखवाया था। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? चलिए, तो टेस्ट के माध्यम से आपके सामने आ गया। 40,000 किलोमीटर, यानी पृथ्वी पर द टोटल लेंथ ऑफ अर्थ इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 40,000 किलोमीटर।
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से, हाँ ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, कई बार कई जगह। तीनों महत्वपूर्ण रेखा कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका, अफ्रीका से टॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर क्या है, तीनों पास करती है भाई। आगे आइए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक, इसका आंसर ये हो जाएगा सातवां का ए, सातवां का ए। आठवां, कौन सा एक भूमध्य रेखा के इक्वेटर के कौन सा सबसे निकट है पूछ रहा है, वही क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना जी। अगला आइए, आठवां का डी हो गया, डी उत्तरी गोलार्ध में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन बताया हुआ है। सबसे छोटा दिन तो तब होगा जब सूरज यहाँ नहीं होंगे, सूरज ऑस्ट्रेलिया में होंगे, और सूरज ऑस्ट्रेलिया में कब होते हैं? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10वां, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, बताया हूं, प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न देशांतर, डी 10वां का डी हो गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री को बोलते हैं? 180 डिग्री को बोलते हैं। पलट लीजिए पन्ना, पेज पलटिए। एक नया क्वेश्चन फिर मिल गया जो हमने नहीं बताया था। इंटरनेशनल डेट लाइन को कब निर्धारित किया गया था? याद रखिए, जिस साल चैलेंजर अभियान चलाया गया, चैलेंजर अभियान जिस साल चला, चैलेंजर जहाज लेकर लोग निकले समुद्र की खोज के लिए। कौन सी जहाज लेकर निकले लोग? बताओ, बोलना भी है। अच्छा, अभी भी दिमाग को छू रहा है अभी भी मेरा आवाज? मेरा आवाज है? आज आराम करके आया है ना? कम यहां से होगा, हाँ यहां से हो जाएगा, ठीक है। देखो तो सही है। चलिए 1884 हो गया इसका, 12 का 13 का ये। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? तो हो ही गया 180 डिग्री। सेम क्वेश्चन, भाषा बदला हुआ है खाली। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन क्लोजेस्ट? क्या होगा? 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, क्योंकि दोनों सेम होता है, ईस्ट वेस्ट। 0 डिग्री ईस्ट बोलो या 0 डिग्री वेस्ट बोलो, एक ही बात है। 180 डिग्री ईस्ट बोलो या 180 डिग्री वेस्ट बोलो, एक ही बात है। आगे आइए, ग्रीनविच से 180 मध्याह्न का काल्पनिक रेखा क्या कहलाती? हो गया इंटरनेशनल 180 डिग्री मेरिडियन फ्रॉम ग्रीनविच इज कॉल्ड द इमेजनरी लाइन इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, ए हो जाएगा। 15 का ये बहुत ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था कि किसी 15 देशांतर 15 लॉन्गिट्यूड आप इधर उधर होते हैं तो कितना टाइम का अंतर आता है? एक डिग्री का 4 मिनट, तो 15 डिग्री का 15 4 जा 60 मिनट इन वनली क्या इज इक्वल टू 1 आवर, तो 1 घंटा हो गया। यदि दो स्थानों के बीच, ये भी क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, टाइम दे दिया, अब डिग्री पूछ रहा है। 2 घंटा माने 120 मिनट, अब 20 मिनट आओ तो 140 मिनट। 140 मिनट मतलब देख लीजिए 35 चौका कितना होता है जी? 140 होता है। अच्छा 35 डिग्री। हमारा गणित थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं है। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से गुजरती? तो हो ही गया 180। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस फ्रॉम 180 डिग्री। 17 का बी हो गया। ग्रीनविच किस देश में है? ये पढ़ाया हुआ है, यूके। यूएसए कौन मार दिया जी? कोई यूएसए बोल रहा है इधर, यूके। ग्रीनविच यूके में, लंदन के पास है भाई। आगे आइए, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, सबको पता है, आसान क्वेश्चन तो पूछा हूं। अंतरराष्ट्रीय, ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल था। अगला जो सवाल है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मैंने करेक्ट नहीं है, पूछ रहा है कौन नहीं करेक्ट है। रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन, डेट लाइन के संबंध में कौन सा करेक्ट नहीं है? यह एक काल्पनिक रेखा, बिल्कुल सही बात है। इमेजनरी लाइन तो होता ही थोड़े थे भगवान जिसको खींच के पहले से भेजे थे। दूसरा, ये बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है। बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है, बिल्कुल सही है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर यह पश्चिम में नहीं बल्कि यह पूर्व में मुड़ी हुई है ना? ये पश्चिम में नहीं मुड़ी है बल्कि वहाँ पर पूर्व में, ईस्ट में मुड़ी हुई है, तो इसलिए गलत हो गया सी। तो आगे पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए। न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर मोड़ी गई, सही है। इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे, किसी एक क्षण, 21वां नंबर, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य तीनों नगरों से के समान नहीं है? अगर आपको मैप पता है, बिल्कुल इथोपिया पूरब में, बाकी सब पश्चिम का, तो ऐसे भी पता चल जाता। अगर नहीं भी एग्जैक्ट पता हो, खाली थोड़ा लोकेशन पता हो, तब भी आंसर होगा।
इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। इथोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया। इथोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया। यस, एक उससे भी पहले याकूत यहीं का रहने वाला था। रजिया सुल्तान का 2 गुलाम थे, प्रमुख गुलाम 2 ही थे, याकूत और अल्तुनिया। याकूत अबिसिनिया का हबसी था। हबसी वहाँ एक जाति है, हबसी जो है, हाँ, वहाँ की जनजाति का नाम है। हालांकि अफ्रीकन को कह दीजिए हबसी तो बड़ी चिढ़ते हैं। आगे आइए, रेशियल कमेंट किसी पर नहीं करना चाहिए। देखिए, रूप रंग को देखकर किसी पर कमेंट कभी नहीं करना चाहिए। शरीर के बाहरी संरचना को देखकर कभी कमेंट नहीं करना चाहिए। एक बार जनक जी, आप पता है आपको, जनक जी बहुत बड़े विद्वान थे अपने समय में। अपने समय में बहुत बड़े विद्वान राजा जनक हुआ करते थे, दूर दूर तक नाम था। वही जनक जिनकी पुत्री थी सीता, बहुत बड़े विद्वान थे। वहाँ के आप विद्वानों की मंडली लगा करता था। तो एक बार अष्टावक्र वहाँ गए जिनका 8वां अंग टेढ़ा था। बात नहीं करे प्लीज अमरजीत जी, उनका 8वां अंग टेढ़ा था। तो गए तो लोग देख के उनको हंस दिए कि कहाँ से आ गया ऐसे ऐसे करने वाला आदमी। जब पहुँचे तो हंस दिया लोग। तो खुश, इसका मतलब समझे अष्टावक्र सब खुश हो रहा है। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि हमको तो लगा था ये विद्वानों की सभा है, ये विद्वानों की सभा है, लेकिन आज पता चला है चमारों की सभा है। क्यों बोला उन्होंने? देखिए, चमार जाति पर कमेंट उन्होंने नहीं किया, इसको आप ले सकते हैं अन्यथा, लेकिन उन्होंने कहा कि चमड़ा देखकर कौन खुश होता है? जो चमड़े का व्यापार करता है। तो बाहरी चमड़ी देखकर आप हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इसका मतलब ये है हम तो समझे विद्वानों की सभा है। हालांकि इस पर आप निगेटिव ले जा सकते हैं इसको आप कि ये तो जाति वाला कमेंट कर दिए, अष्टावक्र ये थे, अष्टावक्र गलत थे, फलना थे, चिलना थे वाला बात अलग है। अष्टावक्र कौन थे उस पर हमको कमेंट नहीं करना। तो मतलब हम लोग रेशियल कमेंट ना करें, नहीं। हाँ भाई, हुआ ही है, हम बोले ही हैं। उससे पहला बात बोलने वाला तो हम ही यहीं से हैं। इस स्टेज से प्राचीन भारत में मैंने कहा है, इसलिए अब उस पर नहीं जाएंगे प्लीज। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करना है, पढ़ाई करें। नो राजनीति, नो पॉलिटिक्स। हम लोग को चुनाव भी भविष्य में नहीं लड़ना है। नेक्स्ट, आगे आइए। बीच में हम ऐसे कर दिए थोड़ा कहानी। आगे आइए, कौन सा क्वेश्चन है जी? ग्रीनविच मध्याह्न है। जब ग्रीनविच मध्याह्न है तो एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यामनोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह उपस्थित है? मतलब शाम को 5 बज रहा है। When it is the meridian at Greenwich, the local time of a place is 5 p.m. Which of the following is the meridian on which the above mentioned place is situated? 75 डिग्री पूरब। कैलकुलेशन करते रहिएगा। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से मुड़ा गया है पहली बार? एल्यूशियन द्वीप समूह के पास। एल्यूशियन द्वीप समूह के पास, एल्यूशियन आइलैंड के पास पहली बार उसे बेंड किया गया है, मोड़ा गया है। जलोढ़ पंख कहाँ बनते हैं? ये तो गलती नहीं होना चाहिए। पहाड़ी के तल में। वेयर आर एलुवियल फैंस फॉर्म्ड? क्या होगा? एट द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन। एट द फुट हिल क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ। जो लोग नहीं क्लास उस दिन किए होंगे उनको ही दिक्कत होगा, लेकिन जो क्लास किए उनको दिक्कत नहीं होगा। एक संकरी घाटी, अगला क्वेश्चन, एक संकरी घाटी, गहरी घाटी, तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जानते हैं? बाई व्हाट नेम इज ए नैरो डीप एंड स्टीपी स्लोपिंग रिवर वैली नोन एज कैनियन? दुनिया के सबसे गहरा कैनियन मैंने बताया था विद्यार्थी, ग्रैंड कैनियन। किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। आगे आइए, नेक्स्ट। अपर्दन के सामान्य चक्र में थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग पूछ दिया। पुनर्योजन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन है? ये मैंने पढ़ाया नहीं था, बता देंगे आपको। इसका है आंसर अधः कर्तित विसर्ग। अंडरकट, अंडरकट यहाँ पर होगा मिएंडर, थोड़ा सा स्पेलिंग अलग कर दिया है। अंडरकट मिएंडर, अधः कर्तित विसर्प। बताएंगे क्या होता क्या है ना कि जब सुनो मेरी बात सुन लो, जब विसर्प बन जाता है, जब विसर्प का निर्माण हो जाता है, आप जानते हैं कि विसर्प का निर्माण कटाव से होता है। नदी के कटाव के द्वारा होता है। एक तरफ कटाव, दूसरी तरफ जमाव, इससे बनता है विसर्प। लेकिन कटाव तब तक चलेगा जब तक कि नदी अपने बेस लेवल को न प्राप्त कर ले। जैसी नदी अपने बेस लेवल को प्राप्त कर लेता है, कटाव बंद हो जाता है, फिर कटाव नहीं होता। तो फिर होता क्या कि नदी का जो तल है कई वर्षों के बाद दोबारा उठता है।
और फिर कटाव शुरू होता है तो विसर्प के अंदर दोबारा विसर्प का निर्माण होता है। इस तरीके से विसर्प बनता चला जाता है, लगता है कई सीढ़ियों में विसर्प अंदर बना हुआ है, अंदर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर कई साल लेवल में विसर्प का निर्माण हो जाता है। जिस विसर्प का मतलब जो नए लोग हैं उनको लग रहा होगा विसर्प का मतलब क्या, नदियाँ जो ऐसे चलती है ना इस मार्ग में, इसी को विसर्प कहते हैं। लेकिन जब एक बार कटाव बंद हो गया, विसर्प बन गया, तो फिर कटाव अब तो होगा नहीं। लेकिन जैसे ही नदी का तल उठेगा, कभी कभी भू हलचल के कारण या किसी कारण से नदी का तल उठ जाता है, जिससे फिर कटाव शुरू होता है, अजमाव शुरू होता है, तो इसके ऊपर एक और विसर्प का निर्माण हो जाता है, फिर इसके ऊपर एक और विसर्प का निर्माण हो जाता है। इसी को कई विसर्प का निर्माण एक विसर्प के अंदर हो जाए तो उसी को बोलते हैं अधः कर्तित विसर्प। ठीक है, ये तब होता है जब दोबारा अस्लाकृति का क्या हो जाए, उत्थान हो जाए। कौन सा क्वेश्चन में थे जी? हाँ, संप्राय मैदान, ये बताए पेनी प्लेन। संप्राय मैदान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन का निर्माण, या संप्राय प्लेन ही लिख दिया है, पेनी प्लेन का निर्माण सी हो जाएगा। ठीक है, जीर्णा अवस्था, हाँ ठीक, अच्छा किए थे आप, बहुत होशियार हैं। निम्न में से कौन नदी का एक निक्षेपणात्मक स्थल रूप नहीं है? नदी का एक निक्षेपणात्मक यानी कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। डिपोजिशनल, देखिए बाढ़ का मैदान तो है, बाढ़ का मैदान मैंने फ्लड प्लेन कैसे बनता है? नदी जब सुनो, नदी का पानी, भाई बात नहीं, नदी का पानी यदि खतरे के निशान से ऊपर बहे या अपने तट को पार कर जाए तो उसी को हम बाढ़ कहते हैं। जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता है, नदियाँ अपने काटी गई मिट्टी को वहाँ तक ले जाती है, लेकिन जब लौटती है तो भाई मिट्टी को लेकर नहीं लौटती, वहीं मिट्टी छोड़ देती है, और उससे जो मैदान बना, प्लेन बना, उसी को बोलते हैं फ्लड प्लेन। तो जमावे से न बना जी, तो पूरा कौन जमाव से नहीं बनता, प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, प्राकृतिक तटबंध मतलब नदी का किनारा, उसी को तटबंध कहते हैं। नदी का जो किनारा है जहाँ से छलांग लगा के नहाते हैं आप, तो उसको बोलते हैं तटबंध, इम्बैकमेंट बोलते हैं। ये भी होगा, जमाव से ही बना है। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, एलुवियल फैन, एलुवियल कोन, ये भी क्या है, जमाव से ही बनता है। बड़े बड़े चट्टानों का जमाव होता है। लेकिन जो विसर्प है, मियंडर है, हालांकि ये जमाव और कटाव दोनों से बनता है। हालांकि तो आंसर तो यही होगा, ये बोला कौन जमाव से केवल नहीं बनता। जमाव मतलब होता क्या है कि नदियाँ जब ऐसे मुड़ती है ना विद्यार्थी जी, तो होता क्या है कि नदियाँ यहाँ कटाव करती है तो यहाँ पर क्या करती है, जमाव, फिर यहाँ कटाव करती है तो उसके अपोजिट में क्या करती है। आप कभी नदी किनारे के अंदर रहे होंगे, आपका घर नदी के किनारे होगा तो आपने देखा होगा कि नदी सामने में काटती है तो उसी के जस्ट अपोजिट में जमा करती है। ऐसा आपने फील किया कभी? नदी के किनारे, मेरा तो गाँव नदी के किनारे है, मैं जानता हूँ मेरे गाँव में नदी पुनपुन नदी है, तो हम देखे हैं एकदम नदी के तट पे मेरा गांव है। बस गांव से निकलिए और नदी में ही प्रवेश कर जाइए आप, तो नदी में मैंने देखा है कि हमारे तरफ बहुत बड़ा आम का बगीचा है, पूरा लगातार काटा एक समय में, तो उस तरफ जमाव किया, बड़ा दर्द होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इधर जमा कर रहा है, स्लोप हो गया तो उधर काट रहा है, तो बड़ी अच्छा लगता है कि चलो सामने के गाँव में कट रहा है। आगे आइए, तो ये होता है। तो नदी जो बन रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा आकृति, इसी कारण बन रहा है कि एक तरफ कट रहा है, जमा हो रहा है, तो इस तरीके से क्या बन गया, टेढ़ा मेढ़ा आकृति जो बना, इसी को बोलते हैं मियंडर, इसी को बोलते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं हिंदी में? विसर्प। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? मियंडर। याद रखना है। आगे आइए, चाप झील, तो जानिए रहे आप लोग, चाप झील या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मियंडर बोलते हैं। चाप झील को हम लोग बोलते हैं आपका गोखुर झील। तो चाप झील या विसर्प, मियंडर, नदी के किस भाग, तो हो ही गया जी मध्य भाग में। मध्य भाग नदी के मिडिल पार्ट में बनता है मियंडर। लोएस का निर्माण होता है। लोएस क्या है? जैसे बाढ़ का मैदान है ना, जिस तरीके से बाढ़ का पानी जहाँ तक जाती है वहाँ तक मिट्टी बिछाती है, वैसी जहाँ तक हवा जाती है महीन मिट्टी के कण को अंतिम में बिछा देती है, तो उसे क्या बोलते हैं? लोएस। नदी, सुनो, जब नदी अपने मिट्टी को बिछाए तो उसको बोलते हैं एलुवियल प्लेन। नदी के पानी द्वारा जब मैदान बने तो क्या बोलते हैं? एलुवियल प्लेन। लेकिन जब हवाएं प्लेन का निर्माण करे तो उसको बोलते हैं लोएस। क्या बोलते हैं? लोएस का सबसे ज्यादा विस्तार हमने कहाँ बताया था? कहाँ बताया था? उत्तरी चीन। वहाँ किस चीज की खेती होती थी? गेहूं की खेती। वहां से एक नदी बहती थी, वांगहो। लोएस का रंग कैसा था? पीला। किस कारण से? ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसीलिए उसका नदी का नाम भी है पीली नदी। और जो यहाँ गिरती है उसका नाम है पीत सागर, एलओसी। और जिस खाड़ी में गिरती है उसका नाम है चिल्हा की खाड़ी। वांगहो नदी को पहले चीन का दुख कहते थे, सॉरो ऑफ चाइना,
पर चीन ने उसमें इंप्रूवमेंट करके अब उसको क्या बना दिया, वरदान। आगे आइए, चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? चांद जैसा जो बनता था आकृति, उसको क्या बोलते थे? बरखान। बालू बताते थे ना, बताए थे आप लोगों को, आप लोगों को बताया था विद्यार्थी जी कि जब टीला है वहां पर तो बालू का स्तूप हो गया, सैंड ड्यून्स, जब दोनों तरफ हवाएं इसके निकलने लगे तो यहाँ पर भी बालू का जमाव होगा, जिससे क्या बन जाएगा, एक अर्ध चंद्राकार आकृति का निर्माण होगा। जब हवाएं बालू को उड़ाकर ला रही हैं और रास्ते में कोई रुकावट मिल जाए और तो रुकावट के सामने हवा क्या करेगी, सारी बालू को जमा कर देगी, तो उससे जो बनेगा ढेर बालू का, उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं, यानी बालू का स्तूप। लेकिन कभी कभी हवा इस रुकावट के किनारे किनारे निकलने लगती है, जिससे बालू यहाँ भी जमा हो जाता है, जिससे अर्ध चंद्राकार सेमी सर्कुलर एक क्या बन जाता है, आकृति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बरखान। क्लियर है ना सबको? आगे आइए, अपर्दन के किस कारक के द्वारा बरखान का निर्माण होता है? हो गया पवन। किस दूत के द्वारा? बरखान इज फॉर्म बाय विच फैक्टर ऑफ इरोजन? तो विंड हो गया। अपर्दन के किस कारक द्वारा ज्यूगेन बनता है? ज्यूगेन इज फॉर्म बाय विंड, बताया था मैंने। कब? जब चट्टान कैसे हो तो ज्यूगेन बनता है, चट्टान परपेंडिकुलर हो, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। सबका जबान बंद है, कैसा हो? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में तो बनता है यार डांग, रिवीजन की कमी है ना। आगे आइए, अपर हो गया ये गारा, छत्रक शिला को गारा कहते हैं, लिखवाए थे हम। मशरूम रॉक को हम गारा कहते हैं। भाई मरुस्थल में हवा के द्वारा हमने बताया था ना कि अधिकतम 30 मीटर की ऊंचाई तक कटाव होता है। अधिकतम कितने मीटर की ऊंचाई तक कटाव होता है विद्यार्थी जी? अधिकतम 30 मीटर की ऊंचाई तक कटाव होता है। और आपको बताया था कि सुनो, इधर बात नहीं करो, 30 मीटर की ऊंचाई तक कटाव होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा उतनी प्रभाव नहीं डालेगी, नीचे में ज़्यादा काटेगी, ऊपर में कम, जिससे कुछ इस तरह की आकृति का निर्माण हो जाएगा, जिससे ऊपर वाला कम कटेगा, नीचे वाला ज़्यादा कटेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो चूँकि छाता जैसा बन गया, जैसे गांव में पुआल पर, गोबर पर देखते होंगे बरसात के दिनों में जम जाता है ना, जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं। यहाँ गांव में उसको गोबर छत्ता बोलते हैं। गांव में उसको कोई खाता पीता नहीं है, यहाँ बड़े शौक से लोग खरीद के ले जाते हैं। अब बड़ा एक बिजनेस हो गया मशरूम, भारत में मशरूम उत्पादन में टॉप कर गया है बिहार। आज जिसको देखो, जिसको नौकरी नहीं लग रहा है, वो मशरूम का बिजनेस शुरू कर दे रहा है। मशरूम और चेरी या फूल, फ्लावर, ये तीन चीज़ का यहाँ बिजनेस बढ़िया फल फूल रहा है। फूल भी काफ़ी मंदिरों में डिमांड है। अब बाबा बागेश्वर आए हैं तो थोड़ा और डिमांड बढ़ गया होगा, है ना। उसके बाद जो है चेरी का भी खूब बिजनेस चल रहा है बिहार में, है ना। और उसके बाद चेरी साउथ में होता तो बिहार में लोग उगा रहे हैं उसको। अब चेरी ना देखे, वो जो पान पे रहता है या फिर बनाना शेक पीते होंगे तो ऊपर से 2 चेरी रख देता है ना, शेक वगैरह पे डाल देता है ना। हाँ, केक के ऊपर भी रहता है चेरी, या बिस्किट वगैरह पे भी साटा हुआ रहता है 2 चेरी। आगे आइए, अगला भाई, अपर्दन के किस हो गए? गारा का निर्माण किससे? डेजर्ट में। गारा का निर्माण कहाँ होगा? इसको गारा कहते हैं भाई, इसको छत्रक शिला या गारा, अंग्रेजी में भी गारा हो या मशरूम रॉक कहते हैं इसको, मशरूम जैसा दिखाई दे रहा है। आगे आइए, हिमनत द्वारा जमा किए गए अवसाद, बोले थे उल्टे हुए अंडे की टोकरी की तरह दिखाई देता है, ड्रमलीन। उल्टे हुए अंडे की, भाई हिमनत जब अंतिम दौर में होता है तो भाई बहुत भारी मात्रा में क्या करता है, जमा कर देता है उसको, अपने द्वारा काटे गए मटेरियल को। तो एक अंडे की टोहा, किसका? 34 का ये बोले भाई, 35 का बी, 36 का डी, टोमलो मैंने बताया था ना, 36 का डी, टोमलो याद है आप लोगों को? जब 2 छोर को जोड़ देता था तो उसको क्या बोलते थे? डी होगा भाई, डी फॉर डॉग। बी मत समझिए, बॉम्बे वाला नहीं। स्टैक याद है ना, जब मेहराब गिर जाता था भाई, जब भाई स्टैक आपको याद है, जो पढ़े हैं उनको याद है स्टैक, जब मेहराब गिर जाता था तो उसमें पिलर जैसा यहाँ तहाँ दिखाई देता था, उसी को बोलते थे स्टैक, है ना। आगे आइए, यानी इसका आंसर हो जाएगा स्टैक बनता है सागरीय लहर, सी। अच्छा, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि सागर में क्या होता है ना कि समुद्र है, ये समुंदर की लहरें, जब तक पढ़ाया था मैंने इस चैप्टर को, समुंदर की बता देते हैं आप पूछें तो।
समुंदर की लहरें टकराती है ना, तो यहाँ काट, सुनो भाई बात मत करो, जब इधर से भी काट रही इधर से भी काट रही है तो क्या होता है, अंदर कटाव करने के बाद ही बीच के रास्ता में कटाव कर, यहाँ पर कटाव हो गया ज़्यादा, यहाँ कटाव हो गया, लेकिन बीच में क्या है, कटाव कम हुआ है। लेकिन जब धारा लगातार अंदर आएगी तो सुनो बात मत करो, फिर बात इधर घूमते हैं तो लोग आपसे बात करना शुरू कर देते हो। जब ये कटाव यहाँ करेगी तो बीच का हिस्सा में तो कटाव कम हुआ है, तो क्या करेगा, ये धारा इसमें घुसने का कोशिश करेगा, इधर से भी इधर से भी, तो आर पार एक क्या बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, उसी को मेहराब कहते हैं। अब मेहराब का छत जब गिर जाएगा तो किनारे वाला हिस्सा, जैसे देखिए इसमें ऐसे बन जाता है, ये इस तरह से बन जाता है, ये आपका मेहराब है और ये आपका ये है। अब बीच का छत, बीच में समंदर है, ये क्या है, बीच में पानी आर पार हो रहा है, इसके इस तरफ से इस तरफ पानी जा रहा है, यहाँ पर बीच में जब छेद हो जाएगा तो आर पार पानी जाएगा ना जी। इसको इस तरह से प्रोफाइल फोटो बना सकते हैं। जब इसका छत किसी तरह गिर जाए तो टीला के रूप में बच जाएगा, समुद्र के बीच में इधर पानी हो जाएगा। तो जहाँ तहाँ समुद्र में टीला टाइप का कभी सीनरी वगैरह में देखे होंगे आप, या फिल्मों में देखे होंगे आप, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैक। क्या बोलते हैं, स्टैक, सागरीय लहरों से बनता है। 38 नंबर आइए, वही सेम क्वेश्चन था, तो 38 का क्या हो गया जी, बी। अगला ये 39 का वही सेम क्वेश्चन है, डी। 39 का डी फॉर डॉग, 40 का सी, 40 का सी, सेम क्वेश्चन था। अब 41 से नया क्वेश्चन आ गया जलधारा वाला, 41 का ए नहीं होगा जी, लैब्राडोर कोल्ड करेंट, याद है आप लोगों को विद्यार्थी जी, ग्रीनलैंड के नीचे, नहीं पता है, नए विद्यार्थी को नहीं पता होगा, हमने बताया था ग्रीनलैंड है ये, ग्रीनलैंड के पश्चिमी ग्रीनलैंड जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा और पश्चिमी ग्रीनलैंड जलधारा, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जहाँ ये मिलते हैं ना वहाँ एक सागर है, लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी है यहाँ। ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे आप जाके देखिएगा मैप में, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। पहली बात तो ये, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, और ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे देखेंगे विद्यार्थी जी तो वहाँ पर एक लैब्राडोर सागर दिखाई देगा, लिखा रहता महीन अक्षरों में लैब्राडोर सी। चूंकि ये दोनों धारा लैब्राडोर सी में आया इसीलिए इसका नाम पड़ गया लैब्राडोर सागर। यहीं पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर क्या है जी, नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका के उत्तर पूरब में कौन सी धारा बहती है, लैब्राडोर करंट। तो कहाँ चलती है भैया, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर क्या चलती है, लैब्राडोर करंट। 41 का ए। 42 में आइए, इनमें से कौन ठंडी धारा है, लैब्राडोर। देखो जो भी धारा पोल से आ रहा है इक्वेटर की ओर, सुनो, जो धारा पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है वो सब ठंडी होगी, और जो इक्वेटर से पोल की ओर जा रही है वो सब गर्म होगी। तो लैब्राडोर इसमें अकेली धारा है जो आ रही है पोल से इक्वेटर की ओर। बाकी गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, रेनेल, इस सब का डायरेक्शन पोल की ओर है, इसलिए ये सब गर्म है। इसलिए आंसर होगा डी। हमने जलधारा डिटेल पढ़ाया है और आपको याद भी अधिकतम हो गया होगा, ऐसे मुझे विश्वास है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा है, बेंगुला। बेंगुला क्या है जी, एक ठंडी धारा है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म धारा है, ब्राजील। ब्राजील एक गर्म धारा है। 44 का हो गया डी, 43 का ए हो गया, 44 का डी, 45 का सी, 45 का सी। कैलिफोर्निया ठंडी है ना जी, कौन ठंडी नहीं है पूछ रहा है, ओ डी होगा, डी होगा भाई, कौन ठंडी नहीं है पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ना, सही मारे हैं आप, डी। डी इसका होगा, 45 का डी कर लीजिए। 46, जो परवाल भित्ति समुद्र के तट से दूर बनता है, बताए हैं, जो कोरल रीफ, क्या लिखा है, द कोरल रीफ विच इज फॉर्म्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोस्ट इज कॉल्ड बैरियर रीफ। जो नज़दीक बनता है ना कोस्ट के, जो कोस्ट के नज़दीक बनता है उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ, और जो रीफ तट से दूर बनेगा उसको बैरियर रीफ, और जो आइलैंड के चारों तरफ बनेगा उसको एटॉल। 3 तरह का रीफ होता है, आइलैंड के चारों तरफ बनेगा उसको एटॉल, जो बनेगा तट के नज़दीक उसको बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ, और जो तट से दूर बनेगा उसको बोलेंगे बैरियर रीफ। चलिए तो क्या लिखा मैंने, बैरियर रीफ होगा इसका आंसर। 46 का बी। 47 का ये, किस परवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल गोलाकार होता है, किसका आकार गोलाकार होगा, जो आइलैंड के चारों तरफ बनेगा, तो आंसर होगा एटॉल, बलयाकार परवाल भित्ति या एटॉल, सी होगा 47 का सी। तटीय परवाल भित्ति, बोले थे कि कभी कभी तटीय परवाल भित्ति बनता है तो धारा से कट जाता है, जिस तट के किनारे जब परवाल भित्ति बनता है ना तो क्या होता है, धारा से कटने के बाद रास्ता बन जाता है उसके बीच से, उसको बोट चैनल कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
बोर्ड चैनल। तो 48 का हो जाएगा डी, 49 का, ये दो सिद्धांत है, 49 का बी हो गया और 50 का सी हो गया। अब मिला लिया। आज हम लोग अवार्ड का सेशन नहीं रख पाएंगे, आज टॉपर की खाली घोषणा करेंगे। उदास मत होइए, मंगलवार आ रहा है कल, आपकी इच्छा होगी तो कल टेस्ट लेंगे, अगर इच्छा ना होगी तो हम इस हफ्ते किसी और दिन टेस्ट ले लेंगे। आज चूंकि टाइम नज़दीक हो गया और दिन चूंकि टेस्ट देके पक गए आप लोग। अच्छा, टेस्ट देने से फायदा हो रहा है भाई हैं? अरे एक बार जोर से बोलो, काहे थक गए हो? जोर से बोलो कि टेस्ट का फायदा किसको किसको लग रहा है? सबको लग रहा है। टेस्ट होगा, अब हमेशा टेस्ट लेंगे हम, कम से कम 2000 3000 क्वेश्चन दे देंगे पूरा। हम ज्योग्राफी में जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसको मिलाकर 3000 क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन और कॉपी कंप्लीट। तो भूगोल में आप जाइए 100% क्वेश्चन करके आइए। क्या आठवां नंबर कहाँ है बताओ? हाँ, कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इक्वेटर के सबसे पास में सिंगापुर बताया तो था। पहला वाला क्वेश्चन तो है, गिनती कर लीजिए जल्दी से। अब भाई बेईमानी मत करिएगा, दुश्मनी मत निकालिएगा। गिन लिए आप? गिनती कर लिए? गिनती कर लिए, हम ना गिन पाएंगे भाई। गिना गया? वाह। रजनीश कुमार का आ गया, सिद्धार्थ जी का भी आ गया, सतीश जी भी आ गए। कौन है सतीश जी? एक कोई कॉपी निकाल लो, तुम कॉपी निकालो जी हमसे, और लिखो सबका नाम, जो हम बोलते जाएंगे लिखते जाना। ईमानदारी से बेईमानी मत करना कि तुम रुको बताते हैं, आज बदला लेने का मौका मिला है। गिनती कर दी, गिनती करके देना है हमको कितना सही हुआ, गलती गिन के मत देना। हमको निगेटिव मार्किंग नहीं है, हालांकि अगले टेस्ट से निगेटिव मार्किंग भी कर देंगे। उधर से पकड़ो, पीछे वाला से ले लीजिए। दीजिए दीजिए गुरु। अच्छा, इक्वेटर तो बोलते हैं उसको, जो 0 डिग्री है उसको बोलते हैं इक्वेटर ना। पकड़ाओ पीछे से, पीछे सुनो, तुम उसको दो, आगे बढ़ाते, उसका भी ले लो, उसका भी ले लो, लो इसको भी दो, और दो ना जी। अंग्रेजी मीडियम। और कोई है जी? चलिए हो गया, आ जाओ। अब कौन टॉपर है घोषणा किया जाए। टॉपर कौन है देखा जाए। हाँ भाई चलिए लिखते जाइएगा जल्दी, जितना नाम बोलेंगे फटाफट। अब शांति से जल्दी से नाम सुन के जल्दी से आगे आ जाइएगा। प्रत्यूष जी 38 नंबर, 38 मार्क्स आउट ऑफ 50। अमित आनंद जी 27। अमित आनंद कहाँ है भाई? अमित आनंद 27 करेक्ट है, आउट ऑफ 50। 50 में से 27 नंबर आपको आया है। आगे आइए, सोनी कुमारी आउट ऑफ 50 39। सोनी 39 है, कोई बात नहीं है ना। कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। लीजिए, ये घबराना नहीं, और मेहनत करके फिर से आना है कार पर। नहीं निवेदन से गया सोनी कुमारी हो गया ना। विष्णु प्रकाश जी 24 नंबर, 50 में 24। विष्णु प्रकाश कोई बात नहीं, निकलने दीजिएगा जिनका जिनका कॉपी है। ममता कुमारी 34। ममता कुमारी 34 मार्क्स। 30 से ऊपर हमारे नज़र में सब अच्छे विद्यार्थी हैं, 40 से ऊपर सुपर से भी ऊपर हैं। रोहित कुमार शर्मा जी आइए, एकदम सीधा निकल के आ जाइए, कोई हड़बड़ाहट कर। रोहित कुमार शर्मा 32 मार्क्स भी लिखना बगल में, 32, ताकि अंतिम में पता चले कौन टॉप किया क्या किया। हाँ 32। आगे आइए, नेक्स्ट। अभी तुमको ऑडिटर बनाया है ना, ऑडिट हो रहा है। अंशु, लो तुम्हारा ही नाम आ गया। अंशु 27 राइट, आउट ऑफ 50 में 27। 30 के नीचे वाला को क्या बोले? 30 से ऊपर वाला अच्छा विद्यार्थी, 40 से ऊपर बहुत अच्छा, और 30 के नीचे वाला
डाउट है, काहे डाउट है, पढ़ते क्या नहीं हो। सौम्या, सौम्या कौन है जी? सौम्या का तो लाओ लाओ डंडा ले आओ। 22 काहे नहीं पढ़े? हमारा कुछ काम कर रहे थे क्या आप? क्या? उससे कोई मतलब नहीं, हमको नंबर चाहिए तो चाहिए। अब 20 के नीचे जिसको आएगा किनारे आके खड़ा हो जाना, जिसका 20 के नीचे आएगा वो कुर्सी के पास आना। आ गया अंकित भाई, अंकित कुमार कौन है जी? बहुत अच्छा विद्यार्थी में शामिल हो गया ही। अंकित कुमार 43, अंकित कुमार 43, वेरी 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 गुड। अभी अभी आगे आएगा, कंपटीशन तगड़ा है। मनीष, महिमा, एक और महिमा कुमारी कोई है? महिमा है ना, महिमा कुमारी, महिमा कुमारी कौन है जी? अब देख लो भाई, ये तुम्हारा नहीं है, उनका है, फिर ले लीजिए। पीछे बढ़ा दो जी, पीछे बढ़ाते चले जाओ। महिमा कुमारी के बाद महिमा कुमारी कितना है जी? 32 है ना? 29 है, 29। अगला आइए डब्लू जी, आइए डब्लू जी 23। चलिए अच्छा में शामिल हो गए। 30 के नीचे वाला की अभी कैटेगरी नहीं बताए। दिव्या कहाँ है? दिव्या, दिव्या चलिए नहीं है, छोड़िए। दिव्या कुमारी लिख लो 15 नंबर, साइड में खड़ा होने के लिस्ट में है ये। दिव्या कुमारी 15 नंबर। पूनम, पूनम कुमारी कहाँ है जी? तुम्हारा 32 नंबर। चलो अच्छा विद्यार्थी में आ गए हो कम से कम। 30 के नीचे वाले का भी कैटेगरी बताएंगे। शिल्पी, शिल्पी कुमारी 25। पीछे बढ़ा दो, निकलना पड़ेगा फिर सबको। आगे आइए, शिल्पी कुमारी कितना है जी? 25। रघुवीर कुमार, रघुवीर जी कने हैं भाई? बढ़ा दो पीछे जी। रघुवीर कुमार कितना नंबर है? न देखे, 37, 37। ठीक है, अच्छा है। प्रिया, तुम एकदम पिटाने से बच गए किसी तरह से। प्रिया 20 नंबर, बच गए, तो किनारे खड़ा कर आते। प्रिया 20 नंबर, तुम थक जाओगे, छोड़, अपना अपना निकल के आओ सब लोग। कृष्णा जी, कृष्णा जी आप कैटेगरी वाले में नहीं आ रहे हैं। 24, 50 में बता के लेंगे तब पढ़िएगा आप। लीजिए, आइए निकल के। अब रैंडम टेस्ट होगा, अब मंगलवार को नहीं होगा। अब हम एकाएक आगे बोलेंगे आज टेस्ट, तब ना रियल नंबर पता चलेगा। आगे आओ। अगर इसका तो नंबर, हाँ क्या है नाम जी? संतोष, संतोष पता नहीं नीचे क्या लिखा, मैट्रिक्स, संतोष मैट्रिक्स 36। ये पहचान @मैट्रिक्स। क्या ये मैंने अपना ईमेल आईडी लिख दी है क्या? 36, अच्छा 36। आगे आइए, निर्मल, निर्मल जी 32 दे दीजिए भाई, निकलने में दिक्कत होगा वहां से। निर्मल जी 32, निर्मल जी 32। आगे अविनाश कुमार सिंह, अविनाश कुमार सिंह 43। वाह, आज खुश हुआ दिमाग मेरा, थोड़ा अच्छा लगा। 43 पर 2 लोग आ गए हैं। अविनाश कुमार सिंह 50 में। निशांत कुमार नालंदा, निशांत कुमार नालंदा जी 35। निकल जाइए, आप किनारे हैं। 35। विकास कुमार 27, विकास कुमार दे दीजिए भाई, सुनिए ना, 27 विकास जी को दे दीजिए, पीछे हैं 27। आगे आइए, मनीष कुमार बंसल, बंसल जी। इस देखो, अनाउंस होने से क्या होता है ना कि इंसान थोड़ा मोटिवेट भी होता है अच्छा नंबर आने पर, और गलत आने पर आदमी दिल पे लगाता है नहीं अगली बार हम करके दिखाएंगे कुछ। आगे मनीष कुमार बंसल 33। ठीक है। महिमा कुमारी, अब तुम्हारा भी आ गया 26। पिछले बार तो अच्छा नंबर लाई थी तुम, का इस बार गबड़ा गया? एकाएक टेस्ट लिए इसलिए। दो जी, पीछे दे दो, लो नंबर इनका लिख दिए। आगे अन्नू सिंह, अन्नू सिंह आज ठीक आ गए 37। अन्नू सिंह 37 आज बढ़िया है 37। अगर आइए, नहीं विद्यार्थी सब, ये सारे विद्यार्थी आप लोग अच्छे हैं, इसमें किसी का कम आना ज़्यादा आना ये कोई मैटर नहीं रखता। आप लोग कम आ रहा है तो कहिए कि अगली बार हम दिखा देंगे कौन टॉप करता है। अगली बार हम जहाँ खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। एक फिल्म है ना कालिया, उसमें अमिताभ बच्चन बोलते कि मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू होती है।
नंदिनी, नंदिनी कहाँ है? नंदिनी 25, पीछे दे दीजिए 25, नंदिनी 25, श्रेया, श्रेया 34, श्रेया 34, श्रेया 34, अमित कुमार 44, टॉपर हो गया ही क्या? अमित कुमार कौन है जी? लो टॉपरे नहीं आया है। अमित कुमार तो पिछले बार वही लड़का टॉप था। अमित 44, अमित कुमार 44, नीतू कुमारी 34। वाह, नया विद्यार्थी जब नंबर लाता है तो अच्छा लगता है, तुम टॉपर के लिस्ट में ही हो। आगे आइए, मृत्युंजय कुमार 32, मृत्युंजय कहाँ है जी? तुम भी इस बैच के लिए नया ही हो। 32 अच्छा लाए हो। तुम्हारा नहीं, किसका? कभी टॉपर का वो भी लेने आ जाओ। आगे आओ, अभिनव, अभिनव जी कहाँ हैं? 29 नंबर। चलिए बढ़ रहा है, आपका प्रोग्रेस है, इसका मुझे दिल में सुकून है। आगे आइए, अमर जी, अमर जी, अमर जी गुप्ता, अमरजीत जी लिखने में क्या हो रहा है तुम्हारा? अमर जी गुप्ता, अमरजीत गुप्ता 38, वाह क्या बात है, चला 38। विकास कुमार, बच गए तुम भी किनारे खड़ा होने से, 20 नंबर पूरे पूरे है। विकास कुमार 20 नंबर, कहाँ है जी? 20 है विकास, 20 है 20 नंबर। दे दो जी, उधर हाथ उठा रहा है, उठने के नाम नहीं ले रहा है। किसका है विकास जी? उठ जाओ। सुजाता कहाँ है? सुजाता 32, चलो गुड में आ गई हो आज। चलो दे दीजिए, पीछे कहाँ बैठी है तो कोना में, दे दीजिए। आगे आइए, अमृता सिंह, अमृता सिंह कहाँ है? अमृता सिंह का 32 है, तो इस पर 32 लिख दिया। अमृता सिंह 32, कहाँ है अमृता सिंह? अच्छा 32 है। चलिए, पंकज कुमार, पंकज जी कितना नंबर कौन लिखा है जी? 13 लिखा है कि 12 लिखा है, समझ नहीं आ रहा है। पंकज जी आपका 13 है या 12 है? 19 नंबर है शायद, 19। कोना में खड़ा हो जाइए। चलिए आज में माफी है, ऐसे कैसे होगा भाई, हम उठक बैठक करवा देंगे। अभिषेक रत्न, अभिषेक रत्न, रत्न भाई कहाँ गए? चलो गुड के नीचे आते आते बच गए 30 नंबर। अभिषेक रत्न कोई नहीं है, नहीं आया, भाग गया। अंजू सिंह सिन्हा, अंजू सिन्हा 34। तुम्हारा तो एकदम स्टेबल चल रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, वही स्कोर एकदम एवरेज एकदम चला रहे हो। सालू कुमारी 39, 40 बार नहीं कर पाया, 39। पीछे जाओ, लेके बढ़ाते जाइए, पीछे बढ़ा दीजिए, एकदम पीछे तो लेके चल जाना। आगे आओ, इसका नाम है ना लिखा हुआ है, किसका को भेजे? 12/5/2023 लिखा हुआ है। 12/5/2023 के नाम से कौन जाने जा रहे हैं? इसका नाम नंबर भी नहीं जोड़ा हुआ है, कौन? 7 नंबर। अच्छा 7 नंबर आया है, ये तो एकदम कमाल कर दिए। हाँ, ये बोलेंगे स्नेहा आनंद। स्नेहा कौन है? स्नेहा आनंद 30। चलो गुड, वेरी गुड में आ गए हो, नहीं गुड में आए हो, वेरी गुड तो 40 पार है। स्नेहा आनंद ठीक है। रजनीश कुमार 46, रजनीश कुमार टॉप कर गया, अभी तक में टॉपर रजनीश कुमार 46। एक बार और टॉप के शरीर में आए थे, सेकंड रैंक आया था 46। क्या नहीं चेक की है? तो मिला लीजिए, 2 को बढ़ा लीजिए अपना, इसमें दिक्कत क्या है? चलिए, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी 42, ठीक है, आपका पार्टनर टॉप कर गया। सतीश कुमार 29, सतीश कुमार आपका है, फिर भी ठीक मानेंगे आपका। निक्की कुमार, निक्की कहाँ है जी? बिक्की, निक्की आ जाओ। निक्की 20, तुम भी लाइन में खड़ा होने से बच गए, हम आ जाते हैं तुम्हारे पास, काहे चिंता करते हो? दे दीजिए पीछे, अब खत्म ही हो गया, खत्म हो गया भाई। निक्की जी का हो गया। अभिमन्यु लास्ट कॉपी है, अभिमन्यु कौन है जी? 23, आ जाओ यार, कितना नीचे उतार बार बार। 23 अभिमन्यु। कौन टॉप किया? निशांत, रजनीश। चलो हमारे नाम का तुम लोग कुछ थोड़ा रखे हो, लाज रखे हो तुम, अच्छा बात है ये।
रजनीश जी का है टॉपर। रजनीश जी फर्स्ट रैंक हैं 46 मार्क्स के साथ, और अमित कुमार जी जो नहीं आए हैं 44 मार्क्स, इनका सेकेंड रैंक है। 43 पर दो लोग हैं, एक है अंकित जी 43 और एक है अविनाश कुमार सिंह 43। कौन है अंकित अविनाश? अंकित और अविनाश दोनों उठ जाइए। हाँ, ये थर्ड रैंक पे दोनों लोग हैं, दो लोग थर्ड रैंक पे हैं। अब सेकंड रैंक आया नहीं है, फर्स्ट रैंक रजनीश जी खड़े हो जाइए, आप हैं। घोषणा के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आप सभी को। ऐसे ही परफॉर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई कंपटीशन नहीं है आपस में। हम सभी एक दूसरे के साथ में पढ़ने वाले क्या है, छात्र मित्र हैं, है ना, सहपाठी हैं। ऐसे ही एक दूसरे को सहयोग करते रहिए, प्रेम भाव बनाए रखिए। और कंपटीशन एक होना चाहिए, स्वस्थ कंपटीशन, स्वच्छ पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं कि तू कैसे टॉप कर गया, चलो निकलो बताते हैं आज तुमको, आज तो तुमको हम पीटेंगे। ऐंठ रहा है, क्लास में तुमको देखे थे तो टॉप करके ऐंठ रहा था। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यही शुभकामना आपके लिए है। कोई बात नहीं। अब हम सुनिए, इस हफ्ते आपको हम टेस्ट लेते हैं फ्राइडे को, चलेगा ना? फ्राइडे टेस्ट होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन वही होंगे जो आज से लेकर हम फ्राइडे तक पढ़ाएंगे, यानी 50 में से 30 क्वेश्चन आज से फ्राइडे तक में, थर्सडे तक में जो क्लास होगी, थर्सडे तक जो क्लास होगी उसी में से 30 से 35 क्वेश्चन होगा। लेकिन 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन रखेंगे पुराना भी, ठीक है ना। तो नए बच्चे भी टेंशन ना लें, कम से कम नया क्वेश्चन आता है तो आप सीखते तो है ना कुछ, इसी बहाने जान गए क्या होता है चीज़ें। कब डेडलाइन, कब इंटरनेशनल डेडलाइन कब खींचा गया था 1884 में, तो ये बात आप नहीं जानते थे, जान गए। तो नई बात क्वेश्चन होने से आप ये मत सोचिए कि मैं टॉप नहीं कर पा रहा हूँ यार, जो पढ़ाते वही पूछते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कुछ नया भी मिल जाता है। तो आप लोग पढ़िए मन लगा के। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है, कल आप फ़ोन करे थे कृष्णा जी रात में, हम उस समय कहीं पर व्यस्त थे, बैठे हुए थे और कुछ लोग आए हुए थे घर में, रिलेटिव, वहीं पर बातचीत चल रहा था कुछ। और बात क्या चल रहा था, वही झूठ मूठ का गाँव घर में जाने कि बागेश्वर बाबा पर चर्चा चला रहा था सब। लीजिए आपकी कॉपी है। हम बोले बाबा जहाँ जाइए भीड़, ज़्यादा भीड़ रहे तो बोलिए बोलो बागेश्वर धाम की। अब उसमें हम देखिए पहले मेरी बात सुनिए आप। बागेश्वर बाबा कौन हैं, क्या हैं, बिना किसी के बारे में हम जाने हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हम उनके बारे में रिसर्च कर लेंगे कि कौन है क्या है तो बोलेंगे। आपके बारे में भी अगर बोलने कहा जाएगा ना कि सर पांडे जी के बारे में कुछ बोलिए, तो हम नहीं बोलेंगे। आपके बारे में पूरा तहकीकात करेंगे, कुछ जानेंगे, उसके बाद आप भी आदत डालिए कि कहीं भी कोई भी कमेंट किसी पर भी करना हो, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए कमेंट, लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे नहीं हमको कमेंट करना पड़ेगा, सुनो मेरी बात, ऐसे किसी पर कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा महसूस हो जाए कि कमेंट करना ही पड़ेगा तो पहले उसके बारे में पूरा जान लीजिए। सुन के कि दुनिया कह रहा था तो झूठ थोड़े ना बोल रहा होगा, हम भी बोलेंगे। आपको लगे कि ना जी गलत है इंसान, तहकीकात मैंने कर लिया, तो आप बोलिए गलत, किसी से सुनकर ऐसा मत कीजिए, जान कर करिए। चलिए तो हम लोग एक टॉपिक शुरू करें, न्यू टॉपिक आज से हम शुरू करेंगे जिसका नाम है, इसका पर्दा चेंज कैसे होता है। यहाँ है, मिल गया, हमको ये चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। चलिए और बड़ा कर लेते हैं इसका। चलिए भाई, तो हम लोग आते हैं, एक टॉपिक है, लिखिए क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। यही पूछने के लिए शायद कृष्णा जी आप कॉल कर रहे थे, ये कल क्या पढ़ाइएगा, यही बात है ना। मैसेजो कर दीजिए, 15 मैसेज कर दीजिए, अपने रिप्लाई करेंगे, कर दीजिए सर बताइए ना, प्लीज बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना। अपने चिढ़ के बोलेंगे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे, जाओ। नहीं, कोई बात नहीं, हमको अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी होती है, इस वजह से हमें उठा नहीं पा। लेकिन आप लोग कंप्लेन जब करते हैं तो बुरा लगता है कि सर आप फ़ोन नहीं उठाते, तो ये फिर अच्छा नहीं लगता। तो आप करते रहिए, कभी उठा लेंगे। एक बार नरेंद्र सर पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, नरेंद्र सर हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो बोले कि एक लड़का हमसे नंबर मांगा,
तो बोले काहेला इसका नंबर तुम ले रहा है, उठाएगा फ़ोन। हम कि मैं कुख्यात हो गया हूँ, विख्यात हो गया हूँ फ़ोन न उठाने के लिए। तो क्या करें, जब जैसे मान लीजिए फ़ोन मेरा पैकेट में है, अब नहीं उठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रात को 10 बजे तक तो लाइव रहते हैं। जलवायु विज्ञान में देखिए, मैं पहले विद्यार्थी जी सिलेबस नोट कर दूं। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो है वो है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर अंग्रेजी की क्या जरूरत है, हो गया काम, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा टॉपिक जो है विद्यार्थी जी, इसमें हम पढ़ाएंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। पहले अंग्रेजी लिख देते हैं ताकि अंग्रेजी वाले को दिक्कत ना हो। यानी वायुमंडल की परतें, हम पहले सिलेबस से लिख देते हैं, वायुमंडल की परतें। उसके बाद पढ़ेंगे एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड। एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड, वायु दाब पेटी और पवन। वायु दाब पेटी और पवन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व का जलवायु वर्गीकरण। विश्व का जलवायु वर्गीकरण यानी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड। उसके बाद पढ़ेंगे साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। अभी कौन है, मेचा या मोची, मोचा, मोचा साइक्लोन आया हुआ है, यानी कि चक्रवात और प्रति चक्रवात, चक्रवात और प्रति चक्रवात। उसके बाद पढ़ेंगे रेन एंड क्लाउड। रेन एंड क्लाउड, वर्षा और बादल। वर्षा और बादल, यही चैप्टर है पढ़ना हमको। ये भी कुछ पढ़ा न रहे, लिख दिए कि हमको वायुमंडल में, जलवायु विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी बोला जाता है अरस्तु को। किसको बोलते हैं, अरस्तु, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं, अरस्तु। के बारे में बहुत कुछ हम बता चुके हैं आप लोगों को, नहीं बताया कि अरस्तु को हम बोलते हैं फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का पिता, बताए ना, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या छूट रहा है बता देता हूँ, एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड, इसको बोलते हैं क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड, विश्व का जलवायु वर्गीकरण। विश्व का जलवायु वर्गीकरण, वायु दाब पेटी और पवन इसका नाम है। यहाँ चक्रवात और प्रतिचक्रवात है, यहाँ वर्षा और बादल है। इतना कर लेने के बाद हमारा जलवायु से अगर कोई सवाल आएगा प्रीलिम में, बीपीएससी का या यूपीएससी का, तो नहीं छूटेगा। बीपीएससी के मेंस में क्लाइमेटोलॉजी नहीं लगा हुआ है, यूपीएससी का मेंस देंगे तो वहाँ पर लगा हुआ मेंस में भी है। तो भैया विश्व में जलवायु विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं, अरस्तु को। अरस्तु को फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, सुन लीजिए, अरस्तु को फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ये सब अरस्तु को अकेले बोलते हैं। यानी जलवायु विज्ञान का पिता, राजनीति विज्ञान का पिता, सामाजिक विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, ये सब, या जलवायु विज्ञान का पिता, ये सब अरस्तु हैं। एरिस्टोटल यूनान के रहने वाले हैं, उनके गुरु का नाम था प्लेटो। अरस्तु ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स नामक किताब किसने लिखी, अरस्तु। राजनीति नामक पुस्तक किसने लिखी, अरस्तु। मैन इज सोशल एनिमल, ये भी पहली बार किसने कहा था, अरस्तु ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा, अरस्तु ने कहा। एरिस्टोटल सेड दैट मैन इज सोशल एनिमल, है ना। एंड क्या किया उन्होंने, रोट, कौन सा बुक रोट लिखा उन्होंने, द पॉलिटिक्स।
उनके गुरु थे प्लेटो, उन्होंने भी एक किताब लिखी गणतंत्र, रिपब्लिक नाम का। रिपब्लिक नाम का किताब किसने लिखा? अरस्तु के गुरु थे। हाँ हाँ, रिपब्लिक फेमस पुस्तक है उनकी। बुक नहीं है ये तो कोटेशन है। बुक तो मैंने द पॉलिटिक्स बताया, द पॉलिटिक्स मैंने बुक बताया। हमने क्या बोला? अरस्तु एरिस्टोटल सेड दैट मैन इज सोशल एनिमल। हम कहाँ लिखा? अरस्तु रोट लिखा, बोला लिखा दोनों, लेकिन बुक है पॉलिटिक्स। आप समझ लिए उल्टा हो गया। बुक है केवल पॉलिटिक्स। ये समझ में आ गया? तो अरस्तु के बारे में इतनी बात याद रखेगा। अरस्तु के 2 शिष्य थे। सुनो, अरस्तु के 2 शिष्य बताया था मैंने, एक लड़ने वाला, एक पढ़ने वाला। लड़ने वाला चेला का नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर। अब पढ़ने वाला चेला का नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का पिता हम बोलते थियोफ्रेस्टस को, जो अरस्तु के शिष्य थे। एक उनका लड़ने वाला चेला था अलेक्जेंडर, सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर। चलिए अब हम लोग आते हैं, आज का जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो कंपोजिशन ऑफ एयर हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हेडिंग डाल दीजिए, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की परतें। खूब पढ़िए, मन लगा के, दिल से पढ़िए। जो भी पढ़िए एकदम ऐसा लगे कि भाई हम कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, जानने के लिए पढ़ रहे हैं। बोझ नहीं होना चाहिए पढ़ाई। देखिए वायु में आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अब ध्यान से सुनो, बाद में एडजस्टिंग कर लेना। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हवा का जो डेंसिटी है, गैस का जो डेंसिटी है, वो कम होता चला जाता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी धरती के पास होता है। कुछ ऊंचाई तक ही अधिकांश 80% जो गैस की डेंसिटी है वो आपको 32 से 35 मीटर की ऊंचाई तक ही मिल जाता है। 32 से 35 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो मात्र 20% गैस का डेंसिटी बच जाता है। माने कि धरती के पास आएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस का डेंसिटी मिलेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गैस का डेंसिटी कमता जाएगा। इसीलिए ऊंचाई पर जाने के साथ एयर प्रेशर भी क्या होता चला जाता है? कम होता जाता है। आप जानते हैं कि ऊंचाई पर जाने के साथ एयर प्रेशर का वैल्यू भी क्या होगा? कमेगा, क्योंकि हवा की मात्रा कम होती जा रही है। गैस की डेंसिटी, जितना ज़्यादा डेंस होगा गैस उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रेशर होगी। जैसे आप एक टंकी ले लीजिए, गैस का कंटेनर ले लीजिए, उस कंटेनर में आप 10 केजी गैस भर दीजिए और फिर बाद में उसी कंटेनर में आप भर दीजिए 14 केजी गैस, तो आप देखेंगे 10 केजी में जो प्रेशर काउंट था उससे ज़्यादा प्रेशर काउंट कहाँ मिलेगा? 14 केजी में। माने 14 केजी में जैसे इस कमरे में बैठ सकता है 50 आदमी और हमने बैठा दिया है 80 आदमी, तो प्रेशर क्या होगा? धक्का मुक्की बढ़ेगा। अब बैठना है 50 आदमी को, हमने बिठाया है 40 और 30 आदमी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर का मतलब धक्का मुक्की। गैस के द्वारा कंटेनर के दीवार के ऊपर पर यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स को ही क्या बोलते हैं? गैस प्रेशर बोलते हैं। गैसेस प्रेशर क्या है कि पर यूनिट एरिया में गैस के पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स इंपोज होता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। अगर गैस उसी टंकी में बढ़ा दीजिएगा ज़्यादा तो जाहिर सी बात है कि लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये तो फिजिक्स की केमिस्ट्री की भाषा में समझा दिए, लेकिन आप जानिए कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हल्की गैसेज ज़्यादा मिलेंगी ऊपर और भारी गैसेज नीचे मिलेंगी, और गैस की डेंसिटी नीचे ज़्यादा होगा, ऊपर में डेंसिटी कम होगी। यही कारण है कि नीचे में एयर प्रेशर ज़्यादा होगा और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे हवा फैलेगी और उनकी प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं गैस की डेंसिटी और उसका नेचर बदलता जाता है। इसी नेचर के आधार पर हम वायुमंडल को कई सारे परतों में बांटते हैं। अभी कुछ मत लिखिएगा, हम बोलेंगे तो लिखिएगा आप। कई परतों में बांटते हैं। पहला परत यहाँ पर मान लेते हैं 0 किलोमीटर जहाँ आप खड़े हैं, यहीं पर हम लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। धरती पर बेस लेवल पे, 0 लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि 0 लेवल पे हम लोग नहीं हैं, सी लेवल से यहाँ की भी कुछ ऊंचाई है। पटना बिल्कुल सी लेवल में नहीं है। हमारे देश में सी लेवल माना जाता है चेन्नई को। मद्रास के जो समुद्र का किनारा है उसी को हम सी लेवल में काउंट करते हैं। चाहे आप एयरपोर्ट पे जाइए, चाहे आप बस स्टैंड में जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए,
या कई माइल स्टोन देखे होंगे गड़े हुए, उसमें आपने देखा होगा सी लेवल से हाइट इतना, वो सी लेवल हम लोग चेन्नई से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले तो सी लेवल काउंट करना दिक्कत था, लेकिन जब सैटेलाइट का ज़माना आ गया तब से सी लेवल को और हाइट निकालना उतना टफ नहीं रह गया। तो सी लेवल पे हम मान लीजिए बैठे हैं चेन्नई में ही, मान लीजिए क्लास ले रहे हैं मेरीना, कौन सा बीच है, हाँ मेरीना बीच, उसी पर हम लोग आज क्लास लगाए हैं, है ना, पॉपकॉर्न के साथ, हाँ आइसक्रीम के साथ भी लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अच्छा नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात, तो देखिए आगे, ये देखिए आप 0 किलोमीटर है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको बता दें कि 18 किलोमीटर पर गैस का एक सेम नेचर मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक आइएगा तो डेंसिटी, उसका नेचर, उसका बिहेवियर सेम मिलेगा, तो इसीलिए हम उसको एक अलग एयर लेयर में बांट दिए। उसके बाद 50 किलोमीटर तक जाइएगा तो एक अलग नेचर का हवा का नेचर मिलेगा, एक एयर का नेचर अलग प्रकार का मिलेगा। उसके बाद 80 किलोमीटर तक एक अलग नेचर मिलेगा, और फिर 640 किलोमीटर पर जाइएगा तो एक अलग नेचर मिलेगा। थोड़ा सा ये रेशियो गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, 50 किलोमीटर और नीचे कर लेते हैं, 50 किलोमीटर हो गया, और यहाँ पर कर लेते हैं हम 80 किलोमीटर, ठीक है विद्यार्थी जी, और यहाँ पर कर लेते हैं 640 किलोमीटर। ये जो अलग अलग लेयर बनाए हैं हम वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, इस सब में हवा का अलग अलग नेचर है, अलग अलग बिहेवियर है, डेंसिटी अलग अलग है। हवा यहाँ कुछ और बिहेव करती है, यहाँ की हवा कुछ और बिहेव करती है, यहाँ वाला कुछ और, सभी में नेचर अलग अलग है, सभी का प्रॉपर्टी हवा का अलग अलग है। प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, इस लेयर से इस लेयर में आएंगे तो हवा का एक्टिविटी चेंज हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो जाएगा, इसमें आने पर और चेंज हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा, इसके ऊपर अलग हो जाएगा। आपको हम बता दें कि 0 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर, यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ का मतलब दुख होता है ना, बोलते हैं कि जैसे किसी को हम पीट रहे हैं तो ये सर काहे मार रहे हैं इसको, बच्चा है बेचारा, तो तुम बोलते तुमको काहे क्षोभ हो रहा है जी। क्षोभ का मतलब दुख, और दुख का मतलब डिस्टर्बेंस। आप दुखी कब होते हैं? जब आप डिस्टर्ब होते हैं। बड़ा इत्मीनान से कान में ईयरफोन लगाए गाना सुन रहे थे, और उसी समय पीछे से एक थप्पड़ कोई मार दिया बिना बताए, जोर से खींच के मार दिया, वही बराबर वाला मित्र, तो उसको खदेड़िएगा वहाँ तक जहाँ तक आए तो वो पकड़ लें, या तो फिर पकड़ से बाहर चला जाए वो। नहीं क्या वो बताते हैं, हमेशा इसका देखें कि पीछे से कुछ ना कुछ करके भाग जाता है। तो भैया क्षोभ इसलिए नाम पड़ा विद्यार्थी जी कि जितने भी प्रकार के हवा में डिस्टर्बेंस है, हवा में डिस्टर्बेंस का मतलब वर्षा होना, आंधी आना, तूफान आना, ओला पड़ना, पाला पड़ना, चक्रवात आना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, सब प्रकार के डिस्टर्बेंस ये 18 किलोमीटर तक ही होता है। इसीलिए 18 किलोमीटर के भाग को आप डिस्टर्बेंसोफेयर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डिस्टर्बेंसोफेयर। लेकिन इसका नाम एक फ्रेंच विद्वान ने दिया था। तो डिस्टर्बेंस को फ्रेंच लैंग्वेज में हम बोलते हैं ट्रोपोज। क्या बोलते हैं उसको? ट्रोपोज का मतलब डिस्टर्बेंस होता है। फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रोपोज मीन्स डिस्टर्बेंस। चूंकि इसका नामांकन एक फ्रेंच विद्वान ने किया था, कोई इंग्लिश विद्वान करता तो इसका नाम क्या देता? डिस्टर्बेंसोफेयर। लेकिन फ्रेंच विद्वान किया तो नाम दे दिया ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोज से पड़ा है नाम ट्रोपोस्फेयर। उस विद्वान का नाम था विद्यार्थी जी टिजरेंस डिबोट। ये आपको याद नहीं करना है, इसका नाम आपको याद नहीं करना है, कभी न पूछा था और न कभी पूछेगा, फिर भी लिख दिया डिबोट, टिजरेंस डी बोट महोदय। इस ऐसा ही नाम रहता है फ्रांस में। फ्रांस में डी मार्तोने, डी मांजिया, बेडाल डी ला ब्लास, टेब्लो डी ला जोग्राफी डी ला फ्रांस, रैकलस, डी मार्तोने, और नाम सुना होगा भी हाल ही में वहाँ के इमैनुअल मैक्रोन। इस तरह का नाम जिस लग रहा है कोई मशीन का, कोई कल पूर्जा का नाम है, पार्ट जो होता मशीन का, वैसा नाम लग रहा है इमैनुअल मैक्रोन। लग रहा है कि कहीं सेट होता होगा ये। तो टिजरेंस डिबोट, इन्होंने क्या किया, नाम दिया था, फ्रेंच थे इसीलिए इसका फ्रेंच में नाम दे दिया ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोज मतलब डिस्टर्बेंस। ऑल टाइप ऑफ नेचुरल फेनोमेना अकर्स इन दिस
स्फेयर, इसी में सभी प्रकार के प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्षोभ मंडल, या कहीं कहीं देखिएगा विक्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल या विक्षोभ मंडल एक ही बात है। इसके ऊपर आइएगा तो इसका नाम है समताप मंडल। यहाँ पर तापमान उतना ज़्यादा वेरी नहीं करता इस लेयर में 18 से 50 तक, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। समताप मंडल समान तापमान जो शो करे, समान तापमान शो करे, जहाँ पर लगभग मैंने यहाँ भी घटता है तापमान ऊपर जाने पर, लेकिन उतना ज़्यादा तेजी से नहीं घटता, इसका नाम दे दिया समताप, समताप मंडल। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लेकिन यहाँ लिखना ठीक चीज़ नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी आप लोग कुछ मत लिखिएगा, अभी मना किया हूँ तो रुके रहिए आप लोग थोड़ा। यहाँ पर बीच में एक लेयर है, समताप मंडल के बीच में भी एक लेयर है। किताब पढ़िए, जितनी किताब उतना इसका मोटाई अलग अलग मिल रहा है। हालांकि कल क्वेश्चन आया, अगर एक दिन पहले इस चैप्टर को हम ख़त्म कर लिए होते, इस चैप्टर में लगे होते, तो शायद ये क्वेश्चन और लड़ जाता है ना, कि भैया इतना है 20 से लेकर 38 किलोमीटर, ये सही उत्तर है। कहीं कहीं देखिएगा तो 20 से 60, 20 से 50, जिसका माथा में जे आया बोल दिया, लेकिन हमारा माथा में ही आता है कि भैया अरबी बनाइएगा मत, मैं बोल रहा हूँ बनाइएगा फिर पछताइएगा। बीच बीच में मिटाते हैं हम, आप कहाँ से मिटा पाइएगा, पेंसिल से बना रहे हैं क्या? आपको पता है कि ओजोन लेयर कट रहा है, पॉल्यूशन के कारण डिप्लेट हो रहा है, और अल्ट्रा वायलेट रे अब डायरेक्ट क्या आ रहा है, यूवी रे आते हुए दिखा दिए। हम लोग भूगोल वाले हैं, उस चीज़ का भी चित्र बनाते हैं जिसका कोई चित्र नहीं है, जिसको महसूस आप करते हैं उसका भी चित्र हम लोग बना लेते हैं। जैसे हाँ, हवा का भी, सब हवा का चित्र न बन रहा है जी। हाँ, बस सही समझिए कि जो कुछ दिखाई नहीं देता ईश्वर, उसका चित्र भूगोल वाला ही बना सकता है। चलिए तो भाई अब समझिए बात को कि यह है ओजोनोस्फेयर। ये पूछा था वही, ओजोनोस्फेयर किस मंडल में है? समताप मंडल। पूरा यहाँ से यहाँ तक समताप मंडल है। ये पूरा क्या है बच्चा? समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर है। अब मेरा पुराना कोई बच्चा पढ़ा होगा, उसकी कॉपी में लौट के देखिए तो ये बात हम बताए हुए हैं। हाँ कोई बात नहीं, अब क्रेडिट तो लेना पड़ेगा ना। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है भैया? सब बना नहीं रहे आप लोग, लग गए हैं तो थोड़ा सा आगे से इसको मिटा देते हैं, क्या दिक्कत? हम मना किए कि भाई थोड़ा रुक जाओ, अपना हिसाब किताब लेके हम चलेंगे। हाँ, ताकि ये हो गया ट्रोपोस्फेयर, धोखा होगा ही, मना करेंगे तो। क्षोभ मंडल क्यों मिटाए इसके बारे में बताएंगे बाद में। इसको बोलते हैं क्या बच्चा? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। पूछा जाए कि ओजोन मंडल कहाँ है? समताप मंडल में। ओजोनोस्फेयर कहाँ है? ओजोन मंडल या ओजोनोस्फेयर पूछा जाए कहाँ है तो समताप मंडल के अंदर है, 20 से 38 किलोमीटर के बीच। ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। एक दिन आप पढ़ रहे थे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो हमने बताया था कुछ अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, याद है आपको? एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक क्या है? वाह, CGX UVI EMR हमने बताया था एक ट्रिक, CGX UVI EMR। ये अभी के लिए नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको बोलते हैं जिसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, जो बिना मीडियम के भी चले। जैसे हम बोल रहे हैं, साउंड है मेरा, अगर यहाँ पर भी मीडियम हटा लें, वैक्यूम कर दें, हवा को भी हटा लें, तो हम कितना भी चिल्लाएंगे आप तक आवाज़, इन तक भी आवाज़ नहीं पहुँचेगा जो नज़दीक बैठे हैं, कितना भी चिल्लाए जोर से। तो साउंड बिना मीडियम के नहीं चलती। तो साउंड है मैकेनिकल वेव, जो मीडियम के बिना ना चले उसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। और जो मीडियम हो तब भी ठीक, मीडियम ना हो तब भी ठीक, चलती ही है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ट्रिक बनाया था, CGX UVI EMR। 4 बार 5 बार 10 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। CGX UVI EMR, C से कॉस्मिक रे, G से गामा रे, X से एक्स रे,
यू से अल्ट्रावायलेट, वही और जिससे हमें बचाता है ओजोन मंडल, बी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव, आर से रेडियो वेव। ये घटता हुआ क्रम है, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर और वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे कम वेवलेंथ इसका, सबसे ज़्यादा इसका, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसका, सबसे कम इसका। फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, 4 दे देगा बीच से निकाल के, अब बोलेगा सही अरेंज कीजिए इसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तब ये वाला ट्रिक हमारा आपके लिए रामबाण साबित होगा। नहीं भी फ्रीक्वेंसी किसी का याद है तभी अरेंज कर लेंगे। वेवलेंथ का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सी से कॉस्मिक रे, जी से गामा रे, एक्स से एक्स रे, यू से अल्ट्रावायलेट। इसी से हमें क्या करती है ओजोन मंडल। अल्ट्रावायलेट रे का नेचर सुनो, अल्ट्रावायलेट रे बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, कभी कभी आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट और उपचार पढ़ते होंगे, रोगों का उपचार पढ़ा है ना। कुछ रेड जैसे आपने सुना होगा कि कोबाल्ट 60 कौन सी बीमारी के लिए, कैंसर के लिए। उसी तरह से कई सारे बीमारी के इलाज के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, थायराइड ग्लैंड के इलाज के लिए आयोडीन 131, तो ये सब सुना होगा आपने। तो उसी में एक सुना होगा अल्ट्रावायलेट रे के बारे में। अल्ट्रावायलेट रे, बात नहीं रजनीश जी, बात नहीं कीजिए। अल्ट्रावायलेट रे एक ऐसा किरण है जिसका उपयोग कैंसर होने में भी होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ, ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मतलब अल्ट्रावायलेट रे का उपयोग कैंसर, इसके कारण शरीर पे पड़े तो स्किन कैंसर हो जाता है। डायरेक्ट अगर ये रे आपके शरीर पे पड़ेगा तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग कैंसर के इलाज में भी होता है। तो अल्ट्रावायलेट रे का जो है यूज, यानी पैराबैंगनी किरण से कैंसर होता भी है और इससे कैंसर के इलाज में भी इसका उपयोग करते हैं अलग जगह पे। तो अल्ट्रावायलेट रे से हमें कौन बचाती है, ओजोनोस्फीयर। ओजोन मंडल हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रा खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे जिससे स्किन कैंसर होने का खतरा है उसे बचाती है। लेकिन पहली बार 1985 में इसमें कटाव देखा गया। क्या देखा गया, कटाव, हवा में छिद्र देखा गया। अरे हवा में कहाँ से सुराख हो जाएगा, सुराख तो दीवार में हो सकता है, हवा में हवा कटेगा ना जी, उसका लेयर पतला होगा, तो छिद्र हो गया उसमें। छिद्र नहीं होता हवा में, हवा कटता है। तो कटाव हुआ किसके कारण, इसमें आप सुने होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन मंडल को डिप्लेट करने में, अंग्रेजी में इसको डिप्लेशन कहते हैं। ओजोन मंडल के डिप्लेशन में सबसे बड़ा वजह है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोजेंस। इसमें आयोडीन को छोड़कर सारे जिम्मेवार हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। इसके अलावा हैलोजन ग्रुप आपने पढ़ा होगा ना, 17 मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में 17वें ग्रुप में आता है हैलोजन, 18वें में इनर्ट गैस। और मतलब ये भी क्वेश्चन आया है साइंस में, अक्रिय गैस कौन नहीं है ना। साइंस बहुत इजी पूछ लिया, बहुत कम पूछ लिया। इजी नहीं रहता वहाँ BPS नहीं, UP PCS में हमेशा टफ साइंस रहा है। इस बार बहुत इजी पूछा और बहुत कम पूछा। करंट अफेयर भी बहुत कम पूछा, ज्योग्राफी भर दिया, पॉलिटी भर दिया और हिस्ट्री भर दिया। तो भैया तैयार रहिए, यूपी में ज्योग्राफी का कुख्यात है। यूपी, उत्तर प्रदेश भूगोल पूछने से, बिहार हिस्ट्री पूछने के लिए विख्यात है, वैसे उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी पूछने के लिए विख्यात है। यूपी में ज्योग्राफी स्ट्रांग भी रहा है। पूरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, इसमें ज्योग्राफी के लिए बहुत बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। चलिए, तो भाई मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे राइटर हैं ज्योग्राफी के, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम हम लोग को पढ़ना था पेपर में, और उनके पास कॉपी आता था यूपीएससी का चेक होने के लिए। यूपीएससी कॉपी आता था उनके पास चेक होने के लिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के टीचर के पास। अब पता नहीं उसका नाम क्या है, हम लोग तो, हाँ DDU गोरखपुर, सही बोल रहे हैं आप। तो भैया समझ में आया। तो ये ओजोन मंडल कट रहा है CFC और हैलोजेंस के कारण। तो इसके लिए मीटिंग भी हम लोगों ने किया है 1987 में, फिर 1916 में भी मीटिंग हुआ। 1916 में 2 बार ओजोन मंडल के कटाव को लेकर 2 बार हम मिल चुके हैं दुनिया के लोग, कैसे इसको बचाया जाए। एक बार 1987 में मिले, मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल में मिले, और वहाँ तैयार किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उस पर साइन किया 1989 में। साइन कब किया, 1989 में। 1987 में मिले, अब प्रोटोकॉल बना। पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसको बचाने के लिए प्रिपेयर किया गया था, ओजोन मंडल के लिए। और उसके लिए एक और हुआ मीटिंग, किगाली। रवांडा एक देश है, अफ्रीका में एक देश है रवांडा, वहाँ की राजधानी किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली में भी एक मीटिंग हुआ ओजोन परत को बचाने के लिए, और वहाँ किगाली प्रोटोकॉल तैयार किया गया और उसको इम्प्लीमेंट 2019 में किया गया।
16 में मीटिंग हुआ और प्रोटोकॉल बना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया 2019 में, है ना। 2019 हाल फिलहाल है, 3 साल 4 साल पहले, समझे। तो 2 क्वेश्चन आ जाए कि ओजोन मंडल को डिप्लेशन से बचाने के लिए कितने प्रोटोकॉल, 2। कौन कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली प्रोटोकॉल। समझ में आ रहा है भाई? जो लोग जिनके कुछ लोग पहली क्लास में हैं, नए स्टूडेंट हैं, आपकी पहली क्लास है ना आज, समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? अरे पूरा आ रहा है, अभी हल्का आ रहा है? पूरा आ रहा है ना? बताइएगा, बैठे नहीं रहिएगा। हमारे क्लास में पूछने की पूरी छूट होती है। यहाँ नहीं पूछ पाए तो ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं, लेकिन पूछना है, शर्माना नहीं है। अब कुछ दिन में ढीठ हो जाइएगा तो पूछिएगा ही, एक होता है। धीरे धीरे बतियाते बतियाते शुरू दिन टीचर आता है तो लोग, पहला टीचर आया है तो उसको बड़ा आश्चर्य से, एकदम जंगली जानवर की तरह उसको देखते हैं, कैसा मास्टर है भाई, पूरा एकदम गौर से उसको कुछ टेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं बच्चे कि थोड़ा टेस्ट भी किया जाए। भाई तो समझ गए आप? इसके बारे में लिख पाएंगे भी? इसको ना हो तो जो लोग नहीं लिखे हैं इसको लिख लेंगे लाइन से। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जान के थोड़ा साइंस भी आप लोग पढ़ लिए। फ्रीक्वेंसी जो है ना रेडियो वेव का सबसे कम होगा, इसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगा। सुनिए, तो ये थोड़ा साइंस भी हो गया। वेव का टाइप, जिसके लिए मीडियम जरूरी है, नेसेसरी है, वो हो गया मैकेनिकल वेव या आंतरिक तरंगे। और जिसके लिए मीडियम नेसेसरी नहीं है वो हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगे, हिंदी में। नहीं, अब फिर पढ़ लिए साइंस में क्या, मोस्टली के प्रोडक्ट टेबल। उसके अंतिम ग्रुप में कौन है? इनर्ट गैस। नहीं, कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हाँ, और उसके बाद हम लोग ने और क्या पढ़ा? हैलोजन ग्रुप, 17 ग्रुप। चलिए, अब हम लोग ज़्यादा साइंस नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग आते हैं, उतार लिए थे ना, CGX, UVI, MR। ये जो है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। अब आइए, इसको बोलते हैं विद्यार्थी जी मध्यमंडल, मेसोस्फेयर। मध्यमंडल, मेसोस्फेयर। अच्छा, ठीक बात है, ठीक बात है। अब आइए आयन मंडल, इसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। और सबसे बाहर में है बच्चों बाह्य मंडल। बाह्य मंडल 640 किलोमीटर के ऊपर जाइएगा ना, इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर या बहिर्मंडल भी बोलते हैं। 0 से, धरती से चलिए ऊपर तो 18 किलोमीटर तक को क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर। काहे बोलेंगे? क्षोभ मंडल, मैंने कहा दुख का मंडल, डिस्टर्बेंस का मंडल। काहे? क्योंकि वहाँ सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं। आंधी आना, तूफान आना, चक्रवात आना, ओला पड़ना, पाला पड़ना, सब उसी में हो रहा है, इसीलिए उसको क्षोभ मंडल नाम दिए। उसके ऊपर तापमान की समान स्थिति रहती है, इसलिए समताप मंडल। उसी में ओजोन मंडल है जो हमें सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। उसके ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। जस्ट ऊपर में मिलेगा आयनोस्फेयर। आयन का मतलब जानते होंगे, एटम विच पोसेस सम चार्ज इज नोन एज आयंस। जब एटम पर कोई चार्ज आ जाए तो उसी को हम आयंस कहते हैं। नहीं, आपके ऊपर चार्ज कब आता है? जब पैसा थोड़ा कमाल, थोड़ा जेब भारी रहे तो इंसान हमेशा चार्ज रहता है ना। गर्मी में रहता है, देख लेंगे, 2 केस देख रहे हैं, तीसरा केस और चलेगा, लेकिन तुमको मार देंगे हम, टेंशन ना लो, अभी औकात में रहो, नाप देंगे तुमको। नहीं, तब चार्ज रहता है इंसान। या बहुत ज़्यादा पैसों की कमी है तब भी चार्ज रहता है इंसान। पैसा गर्मी में मार देगा या तो फ्रस्ट्रेशन में मार देगा, मारेगा हर हाल में। आज जिसके पास बैलेंस है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, वो आदमी संतुलित बात करेगा आपसे, है ना, पूरा संतुलित अच्छे से बात करेगा पूरा। की देखिए, गीता के श्लोक कुछ लेके न आए हैं न जाएंगे। गीता वाली बात अगर बतिया रहे, समझ जाइए कि वो आदमी बैलेंस है। हाँ, वह अभी ज़्यादा पैसा इसके पास नहीं हुआ है। तो वही बात है एटम के ऊपर। एटम न्यूट्रली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जो बराबरी वाला कंसेप्ट है ख़त्म हो जाता है, तो क्या हो जाता है? उसके माथा पर घूमने लगता है वो चार्ज। नहीं जी, यहाँ पर मान लीजिए पूरा हिंदुओं का घर है, एक मुसलमान का घर है यहाँ पर, तो चार्ज किसका रहेगा पूरे कॉलोनी में? हिंदुओं का चार्ज। अब मुसलमान का मान लीजिए पूरा गांव है, एक घर वहाँ हिंदू का है, चार्ज किसका रहेगा? मुसलमानों का। तो जब किसी एटम पे चार्ज आ जाए तो उसी को आयन कहते हैं। यहाँ इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है
कि यहाँ पर आयोनाइजेशन वैल्यू सभी एलिमेंट का बढ़ जाता है। सभी एलिमेंट का आयोनाइजेशन वैल्यू, सुना होगा नाम आपने, सुना है केमिस्ट्री में एक शब्द है आयोनाइजेशन वैल्यू, है ना, अल्फा बीटा गामा रे आपने पढ़ा होगा उसमें, या फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, वहाँ भी आयोनाइजेशन वैल्यू, आयन में बदलने की जो क्षमता होता है उसी को हम आयोनाइजेशन वैल्यू कहते हैं। और इस पे जो भी पदार्थ है और टेम्परेचर बढ़ने के बाद एलिमेंट का आयोनाइजेशन वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है इस इलाके में आने के बाद कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट एटम फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में नहीं रह सकता, सब आयंस के फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए इस पूरे मंडल का नाम क्या पड़ा, आयन मंडल। यानी कोई भी यहाँ एलिमेंट मिलेगा तो सब चार्ज फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आयन मंडल। उसके बाद सबसे बाहर में है तो इसका नाम पड़ गया एक्सोस्फीयर। क्लियर है? तो ये फोटो को अभी मत बनाइए, थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा सा और रुकिए, देख लेते हैं थोड़ा कलर चेंज करके। इधर आ जाइए ना, बाद में देखेंगे हम। यहाँ आइए। अब देखिए भाई, ऐसा तो नहीं ना है विद्यार्थी जी कि क्षोभ मंडल यहाँ खत्म हुआ, अब बस क्षोभ मंडल खत्म, अब यहाँ समताप मंडल शुरू, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे आपको कोई कहा जाए कि आप कब बड़े हो गए, आप बच्चा से बड़ा कब हो गए, कोई तारीख पता है कि 5 तारीख को, नहीं, सुबह 5:05 पर हम बड़े हो गए थे, उसको टीन एज बोलते हैं, जिसमें न तो आप बड़ा हो पाते और ना बच्चा और बड़ा के बीच की स्थिति, शारीरिक रूप से आप बड़े होने लगते हैं लेकिन मानसिक रूप से आप बच्चे रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि बच्चे को बचा लीजिए टीन एज में तो ठीक रह जाएगा, फिर 20 के, हालांकि बिगड़ने के लिए तो हमने 60 के बाद भी बिगड़ते लोगों को देखा है, हमने देखा है ऐसा कि 60 तक एकदम बेचारे एकदम कुछ नहीं, और 60 के बाद ऐसा बिगड़े कि लोग कह रहे हैं क्या हो गया ये, तो ऐसा होता है, वो तो अपवाद हर जगह है। तो ये जो ये टीन एज वाली बात है ना, कहाँ एक ऐसा लेयर होता है बीच में जिसको न तो आप ट्रोपोस्फेयर बोल सकते हैं और नहीं आप स्ट्रेटोस्फेयर बोल सकते हैं। ये जो बीच का लेयर है इसकी मोटाई है विद्यार्थी जी 1.5 किलोमीटर मानते हैं इसको लोग, और इसका नाम देते हैं क्षोभ सीमा। इन क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच की जो स्थिति है उसका नाम क्या दिया जाता है, किलोमीटर है, इसका नाम दिया जाता है क्षोभ सीमा, ट्रोपोपोज। क्षोभ सीमा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रोपोपोज, PAUSE, पोज नहीं, POSE नहीं, PAUSE, ट्रोपोपोज, क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच। उसी तरह से विद्यार्थी जी समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच भी एक सीमा है, नीचे वाला के नाम से सीमा देते हैं। इसका नाम क्या देंगे विद्यार्थी जी, समताप सीमा। इसका नाम क्या दीजिएगा, ये भी 1.5 किलोमीटर ही है, ये भी कितना है भाई, 1.5 किलोमीटर। इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज यानी समताप सीमा, समताप सीमा, स्ट्रेटोपोज यानी समताप सीमा। उसी तरह से मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच भी एक सीमा है, इसको बोलते हैं आयनोपोज जी कि मेसोपोज। इसका नाम देंगे विद्यार्थी जी, ये भी 1.5 किलोमीटर है, और इसका नाम देंगे मेसोपोज। मेसोपोज यानी मध्य सीमा, मध्य सीमा। बस यहीं तक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। टिजरेंस डी बोट महोदय का नाम भी नोट कर लीजिएगा। अब इसको आप अगर दिखाई न दे रहा है तो इधर आ जाइए, इनके साथ 2 लोग बैठे हैं मात्र, पिलर के पीछे वाले लोग, जिनको लग रहा है कि भैया कुछ ढक जा रहा है, तो आगे आइए, वहाँ से उठ जाइए, इधर आ जाइए, आगे वाले बेंच पे आइए, या यहाँ आ जाओ एकदम से, एक ही बैठिए, यहाँ पर बैठो, यहाँ की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी बैठ जाओ, अच्छे से नोट कर लो। कहीं कहीं 18 है, 18 मैक्सिमम होता है, 18 और 8, इक्वेटर पर 18, अपोल पर 8, औसत 16, 18 8 कितना होता है, 18 8 24, 26 का आधा 13, तो 13 होता है औसत।
कई बार पूछा था, ये भी परीक्षा, यही तो बीपीएससी में पूछा था शायद कि औसत कितना होता है 13, और वही 13 दिया भी था वो। अभी अगर 18 इसका जो है ना, इसका मोटाई घटते बढ़ते रहता है। हवा है ना जी, कोई ईंटा की दीवार थोड़े ना कि जितना फिक्स कर दिया उतने रहेगा। हवा क्या है, सुन लो, गर्मी में फैलेगी और जाड़ा में सिकुड़ेगी, तो जाड़ा में सबके हाइट कम हो जाएगा और गर्मी में सबके हाइट बढ़ जाएगा। तो इसकी अधिकतम हाइट 18 और मिनिमम 8, तो औसत कितना, एवरेज कितना, 18 और 8 26/2, तो 13 दूनी 26, 13 हो गया, काम खत्म। हाँ, याद आते रहना चाहिए। याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का, लता अंतराल मिलन। राम जी जब गए हाँ जनकपुर में, तो निराला लिखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कविता लिखे राम की शक्ति पूजा। उसमें राम जो है रावण से पराजित हो जाते हैं पहला दिन। तुलसी के राम पराजित नहीं होते, लेकिन निराला का राम पहला दिन पराजित होते, क्योंकि निराला का राम आप सभी में है। तो पहला दिन निराला के राम क्या होते हैं, पराजित नहीं, नो बैक। निराला का उद्देश्य राम कथा लिखना था ही नहीं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि बंगाल उनका ससुराल था, तो बंगाल से प्रभावित तो थे ही, लेकिन मूलतः वो कथा जो लिख रहे थे वो आम आदमी। जानकी जो थी वो आप सभी का लक्ष्य बीपीएससी है, और रावण क्या है भैया, बीपीएससी का अध्यक्ष मत बोल दीजिए। मध्यकालीन भारत में, मतलब आधुनिक भारत में भी बता रहे हैं हम। जायसी की बात करेंगे, बात जायसी किसी और ज़माने में थे और अब निराला किसी और ज़माने में है। निराला आधुनिक ज़माने की समस्या लिख रहे हैं, देश की आज़ादी को जानकी मान रहे हैं, और संघर्ष करने वाला, अंग्रेजों से संघर्ष करने वाले जो युवा है उसे मान रहे हैं राम। और पहली बार में अंग्रेज के झटके से उदास हो जाते हैं जो युवा हैं लड़ाई करते करते, तब जामवंत कान में आके फूंकते हैं, है ना, फूंकते हैं कि भैया जैसे पहला दिन आप हार गए लड़ाई को, मैंने पहले खूब तैयारी की है, अब परीक्षा दे के आए, रिजल्ट आया तो आपका नहीं हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, सर अब कैसे पढ़ाई करें, एकदम हार गए, अब हमसे नहीं होगा लगता है। तो फिर किस जामवंत की ज़रूरत पड़ेगी। और जामवंत कौन है, टीचर। जामवंत कौन है आपके, टीचर। वो आपको मोटिवेट करेंगे, नहीं तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, कुछ तो कमी किए होगे तभी तो तुम्हारा नहीं हुआ। तब कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, पहले बेसिक तुम क्लियर करो, एडवांस में सीधे चले जाते हो, है ना। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, बेसिक क्लियर करो, पहले करो पूजन, छोड़ दो समर। तो वही तो अब जामवंत आपको मोटिवेट कर दिए कि भैया तुम पढ़ो। लेकिन डिप्रेशन में जाने के बाद, डिप्रेशन से निकलने का एक उपाय होता है कि आप अपने जीवन की अच्छी बातों को याद कीजिए। लेकिन डिप्रेशन का एक नेचर है कि कभी अच्छी बात याद आता ही नहीं है। डिप्रेशन में हमेशा वो चीज़ याद आता, कौन हमको मारा था, कौन गाली दिया था, कौन हमको बेवकूफ़ बनाया था, यही सब बात याद आएगा, उल्टा पुल्टा। तो राम को आया पॉजिटिव बात याद, डिप्रेशन में चले गए, पहला दिन हार गए था, तो उसी में याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का, लता अंतराल मिलन। जब वो याद आया तब अंदर से फिर से राम चार्ज हो गए, बोले नहीं अब तो जानकी को लेके ही जाना है। लड़ाई जब जितनी बार करना पड़े लड़ेंगे, रावण को हराना है। बड़ी मोटिवेशनल कविता है, समझे। जामवंत बोलते हैं कि जो देवी शक्ति हैं जिसके दम पर आप लड़ रहे हैं, वो रावण की तरफ चली गई हैं। आप 12 घंटा पढ़ के आए थे, वो 18 घंटा पढ़ के रावण आया था, कैसे जीतिएगा आप। से आपको 19 घंटा पढ़ना पड़ेगा तब जीतिएगा। तब राम रावण से ज़्यादा तपस्या करने लगे, तपस्या ज़्यादा किए, लेकिन शर्त था कि तपस्या प्लस तपस्या कंप्लीट होने पर 24 कमल के फूल चढ़ाइएगा, तबे राम प्रकट होंगे, सॉरी शक्ति, देवी शक्ति प्रकट होंगी और रावण के फेवर को छोड़कर आके फेवर में आ जाएंगी। राम किए कठोर तपस्या, अकॉर्डिंग टू निराला कठोर तपस्या किए और 24 कमल के फूल इकट्ठा करके ले आए देवी को चढ़ाने के लिए, ताकि देवी हमारे फेवर में आ जाए और रावण को हम हरा दें शक्ति देवी के मदद से। लेकिन देवी शक्ति परीक्षा लेने के लिए को फूल, एक फूल कमल के फूल गायब कर दिए। अरे ठीक है, और शांति रखिए ना, कोई गलत समझा दिया आपको। हम अंतिम हम बताएंगे अंतिम में। एक कमल के फूल गायब हो गया, ठीक से पढ़िए फिर से कविता। एक कमल के फूल गायब हो गया, तब भाई आपका एडमिट कार्ड छूट जाए,
परीक्षा अंतिम, अब हो परीक्षा पास कर जाएंगे इस बार, और गए वो तो वहाँ एडमिट कार्ड ही छूट गया, या पानी पड़ा सब भींग भांग के ख़त्म हो गया, अब क्या करिएगा? परीक्षा ले रहे हैं भगवान। तब भगवान राम को याद आया कि माता हमेशा कहती थी, कौशल्या माता हमको कहती थी, माता मुझे सदा राजीव नयन, मुझे हमेशा माता कहती थी क्या? राजीव नयन, राजीव माने कमल का फूल होता है, तो बेटा तुम्हारा आँख कमल के फूल के समान है, और माँ कभी झूठ थोड़े ना बोलेंगी। अब कविता सुनिए फिर दो कहिएगा। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, पूरा करता हूँ माते देकर एक नयन, दो नयन नहीं एक नयन, समझ में आया? तो एक नयन निकाल करके जैसे ही निकालने गए आँख, माता प्रकट हो गई देवी शक्ति, बोले तुम्हारा परीक्षा पूर्ण हुआ। डेडिकेशन इस लेवल का होना चाहिए, जब भी आप तैयारी करते किसी कीमत पर हमको चाहिए तो चीज़ आपको मिल जाता है। भगवान राम कहते आँख तो नहीं देंगे, भले ही जानकी रह जा रहा उनके, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आँख तो नहीं देने वाले हम भाई। तो मैंने डेडिकेशन का लेवल ऐसा हो कि कुछ भी चाहिए हम देंगे, लेकिन हमें सफलता चाहिए इस किसी कीमत पर, तब आपको वो चीज़ मिल जाता है। पूरी कायनात मिलाने के लिए आपसे लग जाती है भाई इसको मिला दो यार, बेचारा सब कुछ निछावर करने। तो ये कविता बड़ी ही समझ में आया कुछ? चलिए नहीं कोई बात नहीं, इनका भी कृतिवास रामायण से प्रभावित सही बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं भैया, हो गया ये। अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रोपोस्फेयर, हेडिंग डाल दीजिए क्षोभ मंडल के गुण, बारी बारी से करेंगे हम लोग। क्या टाइम हो गया? क्या ज़्यादा नहीं हुआ है? 6 बजे तक क्लास होती है ना, 5:30 तक ही था। चलिए तो छुट्टी दे देते हैं, कल से कराएंगे। उतार लिए ना इसको, अब मोटा मोटी इसका प्रॉपर्टी बता भी दिए हैं, कल इसकी प्रॉपर्टी लिखवाएंगे। जो लोग समझ में सबको आया, अच्छा लगा क्लास है, हो गया, कर देंगे कल। अब छुट्टी का मूड बन गया, ठीक है? तो दिए नहीं ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान अभी नहीं दिए जी, एगो चीज़ सुधारे ना। क्या कुछ मोटिवेट हुए राम की कहानी से जी?